अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा में हिस्सा लेंगे माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 और 24 के लिए 17 मार्च को इस माननीय सदन के अंदर बजट प्रस्तुत किया, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी शायद किसी काम से बाहर हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी बाहर हैं। जो भी उन्होंने बजट पेश किया है, जहां उस बजट बुक को देख करके ऐसा लगता है कि बातें बहुत अच्छी हैं, लिखी हुई भी अच्छी हैं और बोली हुई भी अच्छी है। मुख्यमंत्री जी ने जिस समय इस प्रदेश के अंदर चुनावी अभियान चल रहा था, उस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कैंपेन कमेटी के इंचार्ज थे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी तो उस समय मुख्यमंत्री बन के ही घूम रहे थे, क्योंकि अपोजिशन के लीडर थे। तो जब से बने थे तब से वो मुख्यमंत्री जी ही बोलते थे, उनके कंस्टिट्यूंसी में भी ऐसा ही बोलते थे लोग कि मैं मुख्यमंत्री ही हूँ। मुझे अच्छा लगता अगर वो दोनों ये बड़े व्यक्ति जहाँ पर होते, क्योंकि जो बजट की चर्चा है, ये माननीय पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार उसके ऊपर सुझाव भी देते हैं, और जो लगता है कि जो गलत हो रहा उसके बारे में सरकार को आगाह भी करते हैं। तो मैं इस बजट बुक के या गवर्नमेंट के बनने के बाद जो हम कुछ चीजें ऐसी देख रहे हैं, जो नए शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने गढ़े हैं, या कुछ नई चीजें ऐसी हैं जो बार बार इस तरह से बोल करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया शब्द गढ़ा है, व्यवस्था परिवर्तन, बार बार बोलते हैं लोग। हमसे भी पूछते हैं क्या है व्यवस्था परिवर्तन। अगर मुख्यमंत्री जी होते तो उनसे पूछते क्या है व्यवस्था परिवर्तन। जो हमें लगा वो मैं बताऊंगा कि व्यवस्था परिवर्तन का क्या प्रभाव वर्तमान में पिछले 3 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के शासन के ऊपर, या जो कार्यपद्धति है गवर्नमेंट की, उसका किस तरह से चल रहा है। दूसरा शब्द वो हमेशा बोलते हैं जो उन्होंने बोला नहीं था चुनावों से पहले। जितनी गारंटियां थी उनका ऐसा बोला जाता था सभी नेताओं के द्वारा कि जैसे ही हम लोग दिसंबर में बढ़ेंगे, 1 जनवरी से तुम्हारे खाते के अंदर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। माननीय प्रदेश के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बताया गया कि जिस दिन हम लोग बनेंगे उस दिन से हम लोग ओपीएस को लागू कर देंगे और उसके बाद आपको बेनिफिट्स इसके हम लोग देना शुरू करेंगे। लेकिन अब एक शब्द उसके बीच में इन्होंने लगा दिया चरणबद्ध तरीके से। वो शब्द क्या है, वो शब्द कहां से आया, क्या जिस शब्द उन्होंने पहले प्रयोग किया था उसका भी मैं उदाहरण आपको दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो सारे पत्र हैं इनके, जो इन्होंने उस समय जनता को गुमराह करने के लिए जगह जगह पर बांटे और लोगों के फार्म भराए। गुमराह करना जो कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो नई आदत नहीं है, क्योंकि गुमराह करके ही लगभग 40-50 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली में शासन किया और हिमाचल में लगभग 52 वर्षों तक इनके चीफ मिनिस्टर रहे। और धरातल के ऊपर काम कुछ किए, हम ये नहीं कहते कि उन गवर्नमेंट ने नहीं किए, जितना उनको समय मिला उसके हिसाब से नहीं हुए। अगर उसके हिसाब से होते तो आज हम लोग इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर आज हम लोग बिजली, सड़क, पानी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोग बड़ी बातों की बातें करते, हम आगे बढ़ते। आज हम सब लोग इस बजट बुक को पढ़ करके मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी जिस समय कैंपेन में थे तो बोलते थे कि हम हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने 75,000 करोड़ के कर्जे के अंतर्गत डुबो दिया। अभी भी बोलते रहते हैं, हटते नहीं। हम चाहे जितना मर्जी बताते रहे कि 68,500 करोड़ रुपया कर्ज था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लिया, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के टाइम पर हुआ,
लेना पड़ता है हिमाचल के विकास के लिए, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सब लोगों ने लिया, लेकिन उससे लोगों को दर्शाया गया कि जैसे जयराम ठाकुर जी ने ही 75,000 करोड़ रुपया ले लिया। लेकिन जयराम ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जब सरकार चलाई तो हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने सरकार जनता के हित की चलाई। अगर वो हेलीकॉप्टर के अंदर भी घूमे तो वो दिल्ली में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरीके भुगतने के लिए नहीं गए, जनता के हित के लिए हेलीकॉप्टर को लेकर के पूरे देश के अंदर गए। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर किसी मुख्यमंत्री जी ने एक एक विधानसभा क्षेत्र का 5-5 बार 5 सालों के अंदर दौरा किया तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय जयराम ठाकुर को जाता है। वरना मुख्यमंत्री जी के 5 सालों के अंदर कई बार कई विधानसभाएं रह जाती थी जहां मुख्यमंत्री जी का टूर भी नहीं होता था। तो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर जी ने 75,000 का रोना रोया। लोगों को लगा कि शायद जी आएंगे, कोई अल्लाह दीन का चिराग लेकर के आएंगे और लोन लेना बंद कर देंगे। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से जो जनता को सच्चाई दिखाई जा रही है कि लोन से कर्ज चुकाएगी हिमाचल सरकार। यानी जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज है उसका जो ब्याज है उसको चुकाने के लिए भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस बार जो 2023-24 के बजट में लक्ष्य रखा है ऋण लेने का, वो 11,840 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। उसमें से लगभग 4,000 करोड़ सुखविंदर सिंह जी ले भी चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ले भी चुके हैं। और उसके बाद दूसरा जो बार बार एक विषय बोला जाता है कि कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारियां हैं, कर्मचारियों को पिछली गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि ये चुकाना ही पड़ता है। जब आदमी के ऊपर जिम्मेवारी मिलती है तो रोना नहीं पड़ता है। इस देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जब आई तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोना नहीं रोया कि कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक शासन किया, इस देश के अंदर लोगों के ऊपर इतने लाख करोड़ का कर्जा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने इस देश के अंदर एम्स छोटे छोटे स्थानों के ऊपर दिए हेल्थ की दृष्टि से। माननीय कर्नल महोदय जहां पर बैठे हैं, रिटायर्ड कर्नल हमारे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जानते हैं जिस समय इस देश के अंदर वो स्थिति भी देश ने देखी है जब फौजियों को स्नो स्कूटर लेने के लिए 10-10 चिट्ठियां दिल्ली तक भेजनी पड़ती थी। लेकिन आज इस देश के फौजियों के सुरक्षा के लिए, युद्ध की सुरक्षा के लिए इस देश के अंदर स्नो स्कूटर्स या स्नो बूट्स लेने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अब इस देश का फौजी राफेल जहाज लेकर के आता है और चाइना को मजा चखाने के लिए सीमा के ऊपर छाती चौड़ी करके खड़ा होता है। उसको कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। कैसी व्यवस्था परिवर्तन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने को शुरू की है कि पिछले 3 महीने के अंदर किसी का सीना चौड़ा करके और सर उठा करके कोई कांग्रेस का व्यक्ति बोल सके कि हमने 3 महीने के अंदर ये किया है। रोना रोई जा रहे हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं रोंदू राम। ऊना में जो आदमी रोज रोना रोतो कहते रोंदू ये छठ यार था पिछा, क्या मंगना ही थे, क्या करना ही थे। हमारे मित्र हैं, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे हैं, 7-7 सालों तक हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हैं। मैं उनसे लगाव भी रखता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है जहां तक पहुंचने के लिए। हमने वो दौर भी देखा है जब यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ते थे। उनको इस प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता NSUI का प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 7 साल रहे। इस देश के बड़े नेता पठानिया जी हंस रहे हैं क्योंकि जो दूसरी तरफ होते थे उस समय। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई भी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहता था। धर्माणी जी सुक्खू जी के साथ थे, आप लोग जानते हैं, लेकिन वो दिल्ली से करके आ जाते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता था और वो बेचारे कुसुमटी से टिकट मांगते थे, किसी ने टिकट नहीं दिया। पार्षद जी स्वर्ग से हार गए तो उनको नदौड़ में जाकर के मौका मिला और वहां से 4 चुनाव उन्होंने लड़े। आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनको इस लंबे अनुभव का रोने रोने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको छाती चौड़ी करके बोलना चाहिए कि प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट जो भी होगी, कर्मचारियों के हित का जो भी काम होगा, हम कहीं से भी पैसा लेकर के आएंगे, लेकिन हम प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और कर्मचारियों का भी भला करेंगे। और महिलाओं को पेंशन जो उन्होंने कहा था वो उनको शुरू करनी चाहिए थी, वो उनको शुरू करनी चाहिए थी। आप इसके पेज पलटते आप लोग जाएंगे तो जहां बहुत एक बात बोली जा रही है OPS जैसे जो बीजेपी ने कोई गुनाह किया था। मैं वीरभद्र सिंह जी आज स्वर्ग में है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, जो 2003 में बंद किसने की थी, जे गुनाह किसने किया था, जे पाप किसने किया था।
अगर अपने पाप को आप लोगों ने ठीक किया तो आसान काय का है तुम्हारा? तो हमने अपने पाप को किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश को कहा था कि प्रदेशों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह लागू करो। जिन लोगों के अंदर दम था उन्होंने नहीं लागू किया उसको, वो आगे बढ़े और वीरभद्र सिंह जी ने उसमें लागू किया था। आज उस वीरभद्र सिंह जी की गलती को आप लोगों को जो बोलना चाहिए कि वीरभद्र सिंह जी ने गलती की थी, उसको हमने सुधारा है। क्योंकि सुक्खू जी की हमेशा आदत रही है, वो उनसे लड़ते रहे, आज भी उन्हीं की पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जो उन्होंने लागू की है। उसमें अच्छा है, उन्होंने खोला है उसको। लेकिन दो उसको जैसा जयराम ठाकुर जी ने कहा है, ओपीएस की जलेबी मत बढ़ाओ। ओपीएस बताओ किस तरह से लागू होना है, कैसे उसको लागू करना है। इसके अगले पेजों के ऊपर आप लोग जाएंगे तो मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहता। ग्रीन एनर्जी स्टेट, अब ये ग्रीन से ब्लैक किसने किया, पेड़ किसने काटे थे, जंगल किसने काटे, किसके राज के अंदर चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, गवर्नर बना के कहीं और भेजने पड़े, फिर वहां से फिर वापस लड़ने पड़े। ये मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग सब स्वर्ग में बैठे हैं। ये प्रदेश पहले से ग्रीन था। ये प्रदेश पहले से ही, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के पहाड़ी राज्यों में जिसको कहते हैं हिल क्यून के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस प्रदेश का जो सत्यानाश किया वो इसी प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने लंबे सालों तक शासन किया, उस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को इस तरह से बना करके रख दिया कि आज ये प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो स्थान नहीं रखता जो इसका माना जाता था। हम आगे पेज पलटते जाएंगे तो हम लोग देखते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा। कांगड़ा से 10 हमारे आपके एमएलए जीत करके आए। कांगड़ा को लगा होगा बीजेपी ने कुछ गलती की, जबकि जयराम ठाकुर जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बराबर विकास किया। 4 मंत्री हमारे वहां पर थे, लेकिन कांगड़ा से हम लोग हार गए, जिसके कारण आपकी गवर्नमेंट आ गई। लेकिन आज कांगड़ा को चाहिए मंत्री, और आप लोग उसी तरह से आश्वासन दे रहे हैं जैसे धर्मशाला को हमने दूसरी राजधानी बोल दिया। ये वैसे जैसे थानेदार को एसपी बोल दो तो क्या हो जाएगा, एसपी बन जाएगा वो। दूसरी राजधानी जानी क्या क्या किया आपने दूसरी राजधानी बना करके? कबूतर उड़ाने से शांति वाला मामला है कि चिट्टे कबूतर उड़ाओ और शांति आ जाएगी। कबूतर उड़ाने से शांति नहीं आती है, बिल्ली को मारने से शांति आती है। कबूतर उड़ जाएगा, आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली नहीं खाएगी। ये धोखा है, कांग्रेस ने इस देश को इसी धोखे के अंदर रखा है। आज कांगड़ा को चाहिए मंत्री, चाहिए देश के अंदर। क्यों चंद्र कुमार जी तो हड्डियां तो मौजा लग गई 78 साल च भी मिठे चौड़ा नो हाथ पै गया। उन्हें मुंडियों से पूछो जेडे बैठे हुए बेचारे 4-4 बार जित करके बैठे हुए थले नु सिर करके, तो 78 साल च भी मौजा लगी वहां, तुसी तो खुश होना ही होना है। कैपिटल इस तरह से कांगड़ा ये वही स्थिति है कि चाहिए धोती दिया कर दे टोपी, चाहिए धोती दे रहे टोपी, चाहिए मंत्री और बोल रहे। तो इस तरह से चलो धोती आई थोड़ा शब्द दे दिया। आगे आप लोग देखते हैं तो मैं अगले पेज बदलता हूं। ठीक, अच्छी बात है, राजीव गांधी जिस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए उनकी शहादत हुई, उस समय हम आप सब लोगों को भी दुख लगा जब ऐसे एक नौजवान प्रधानमंत्री को इस देश के विरोधियों ने उस समय अपना निशाना बनाया। आप शुरुआत करो अपने लीडर्स के नाम पर, वो आपके नहीं थे, हमारे भी है। जब इंदिरा जी के साथ हुआ था तो पूरे देश को दुख लगा था, ऐसा नहीं है। बड़े लीडर जो होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन हमें दुख तब लगा जब अटल आदर्श विद्यालय के बारे में एक भी लाइन इस बजट के अंदर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लिखी। अटल जी इस देश के मूर्धन्य नेताओं में से एक थे। इस देश के अंदर किसी लीडर ने अगर इतिहास बनाया, 25 पार्टियों को लेकर के अगर किसी व्यक्ति ने देश को दिखाया कि देश के हित में अपने मूल मुद्दों को, मुझे नई आदत नहीं है क्योंकि, लेकिन वो दिल्ली से बन करके आ जाते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता था और वो बेचारे कुसुमटी से टिकट मांगते थे, किसी ने टिकट नहीं दिया। पराशर जी स्वर्ग से धार गए तो उनको नदौड़ में जाकर के मौका मिला और वहां से 4 चुनाव उन्होंने लड़े। आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनको इस लंबे अनुभव का रोने रोने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको छाती चौड़ी करके बोलना चाहिए कि प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट जो भी होगी, कर्मचारियों के हित का जो भी काम होगा, हम कहीं से भी पैसा लेकर के आएंगे, लेकिन हम प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और कर्मचारियों का भी भला करेंगे। और महिलाओं को पेंशन जो उन्होंने कहा था वो उनको शुरू करनी चाहिए थी, वो उनको शुरू करनी चाहिए थी।
आप इसके पेज पलटते आप लोग जाएंगे तो यहां बहुत एक बात बोली जा रही है, ओपीएस ओपीएस, जैसे जो बीजेपी ने कोई गुनाह किया था। मैं वीरभद्र सिंह जी आज स्वर्ग में है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, ये 2003 में बंद किसने की थी? ये गुनाह किसने किया था? ये पाप किसने किया था? अगर अपने पाप को आप लोगों ने ठीक किया तो आसान काय का है तुम्हारा? तुमने अपने पाप को किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश को कहा था कि प्रदेशों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह लागू करो। जिन लोगों के अंदर दम था उन्होंने नहीं लागू किया उसको, वो आगे बढ़े और वीरभद्र सिंह जी ने उसमें लागू किया था। आज उस वीरभद्र सिंह जी की गलती को आप लोगों को ये बोलना चाहिए कि वीरभद्र सिंह जी ने गलती की थी, उसको हमने सुधारा है। क्योंकि सुक्खू जी की हमेशा आदत रही है, वो उनसे लड़ते रहे, आज भी उन्हीं की पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जो उन्होंने लागू की है। उसमें अच्छा है, उन्होंने खोला है उसको, लेकिन दो उसको जैसा जयराम ठाकुर जी ने कहा है, ओपीएस की जलेबी मत बढ़ाओ। ओपीएस बताओ किस तरह से लागू होना है, कैसे उसको लागू करना है। इसके अगले पेजों के ऊपर आप लोग जाएंगे तो मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहता। ग्रीन एनर्जी स्टेट, अब ये ग्रीन से ब्लैक किसने की है? पेड़ किसने काटे थे? जंगल किसने काटे? किसके राज के अंदर चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, गवर्नर बना के कहीं और भेजने पड़े, फिर वहां से फिर वापस लड़ने पड़े? ये मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग सब स्वर्ग में बैठे हैं। ये प्रदेश पहले से ग्रीन था, ये प्रदेश पहले से ही, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के पहाड़ी राज्यों में जिसको कहते हैं हिल क्यून के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस प्रदेश का जो सत्यानाश किया वो इसी प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने लंबे सालों तक शासन किया, उस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को इस तरह से बना करके रख दिया कि आज ये प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो स्थान नहीं रखता जो इसका माना जाता था। हम आगे पेज पलटते जाएंगे तो हम लोग देखते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, कांगड़ा से 10 हमारे आपके एमएलए जीत करके आए। कांगड़ा को लगा होगा बीजेपी ने कुछ गलती की, जबकि जयराम ठाकुर जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बराबर विकास किया। 4 मंत्री हमारे वहां पर थे, लेकिन कांगड़ा से हम लोग हार गए, जिसके कारण आपकी गवर्नमेंट आ गई। लेकिन आज कांगड़ा को चाहिए मंत्री, और आप लोग उसी तरह से आश्वासन दे रहे हैं जैसे धर्मशाला को हमने दूसरी राजधानी बोल दिया। ये वैसे जैसे थानेदार को एसपी बोल दो तो क्या हो जाएगा, एसपी बन जाएगा वो। दूसरी राजधानी जाने क्या क्या किया आपने दूसरी राजधानी बना करके? कबूतर उड़ाने से शांति वाला मामला है कि चिट्टे कबूतर उड़ाओ और शांति आ जाएगी। कबूतर उड़ाने से शांति नहीं आती है, बिल्ली को मारने से शांति आती है। कबूतर उड़ जाएगा, आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली नहीं खाएगी। ये धोखा है, कांग्रेस ने इस देश को इसी धोखे के अंदर रखा है। आज कांगड़ा को चाहिए मंत्री, चाहिए देश के अंदर। क्यों चंद्र कुमार जी, तो हड्डियां तो मौजा लग गई 78 साल च भी मिठे चौड़ा नो हाथ पै गया। उन्हें मुंडिया से पूछो जेडे बैठे हुए बेचारे 4-4 बार जित करके बैठे हुए थले नु सिर करके, तो 78 साल च भी मौजा लगी वहां, तुसी तो खुश होना ही होना है। कैपिटल, इस तरह से कांगड़ा ये वही स्थिति है कि चाहिए धोती दिया कर दे टोपी, चाहिए धोती दे रहे टोपी, चाहिए मंत्री और बोल रहे। तो इस तरह से चलो धोती आई थोड़ा सब दे दिया। आगे आप लोग देखते हैं तो मैं अगले पेज बदलता हूं। ठीक, अच्छी बात है, राजीव गांधी जिस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए उनकी शहादत हुई, उस समय हम आप सब लोगों को भी दुख लगा जब ऐसे एक नौजवान प्रधानमंत्री को इस देश के विरोधियों ने उस समय अपना निशाना बनाया। आप शुरुआत करो अपने लीडर्स के नाम पर, वो आपके नहीं थे, हमारे भी है। जब इंदिरा जी के साथ हुआ था तो पूरे देश को दुख लगा था, ऐसा नहीं है, बड़े लीडर जो होते हैं वो सबके होते हैं। लेकिन हमें दुख तब लगा जब अटल आदर्श विद्यालय के बारे में एक भी लाइन इस बजट के अंदर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लिखी। अटल जी इस देश के मूर्धन्य नेताओं में से एक थे। देश के अंदर किसी लीडर ने अगर इतिहास बनाया, 25 पार्टियों को लेकर के अगर किसी व्यक्ति ने देश को दिखाया कि देश के हित में अपने मूल मुद्दों को छोड़ करके देश के हित के मुद्दों को लेकर के गवर्नमेंट चलाई जा सकती है, देश का बार बार चुनाव होने का खर्चा छुड़ाया जा सकता है, तो इस देश के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया। 25 पार्टियों को लेकर के देश के अंदर गवर्नमेंट बनाई। अगर आप लोगों ने भी यूपीए बनाया तो उसी पैटर्न के ऊपर फिर बनाया, वरना इस देश के अंदर तो लीडर हाथ मिलाने से भी दूर जाते थे। अटल जी का जहां नाम आता था सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आप लोगों ने जिस अटल जी ने इस प्रदेश के लिए इतना विकास करवाया,
इस प्रदेश के अंदर औद्योगिक पैकेज दिया, उस औद्योगिक पैकेज को वापस लेने का अगर पाप किसी ने किया तो सरदार मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 2013 तक औद्योगिक पैकेज था, आप लोगों ने 2010 तक उस औद्योगिक पैकेज को किया। आज हम लोग देखते हैं, अगर हमारे एरिया के अंदर, मुकेश जी जहां बैठे हैं, इनके एरिया के अंदर इंडस्ट्री एरिया था, लेकिन इंडस्ट्री एरिया के अंदर आता कोई नहीं था। जब इंडस्ट्रियल पैकेज आया तो क्रेमका भी आई, जब इंडस्ट्रियल पैकेज आया तो उस एरिया के अंदर नेस्ले भी आया, लेकिन उस इंडस्ट्रियल पैकेज को आप लोगों ने वापस लिया। उस अटल जी के नाम को मिटाने के लिए आप लोगों ने अटल आदर्श विद्यालय को हटा करके स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम पर मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की कोशिश की। मैं इसकी आलोचना नहीं करता हूं, अच्छी बात है, सब बड़े नेताओं के नाम पर चीजें होनी चाहिए, लेकिन आप सब लोगों ने उस बात को नीचा करने की, अटल जी को छोटा करने की आप लोगों ने कोशिश की है। ये माननीय अध्यक्ष जी, अच्छी बात नहीं है। अटल जी आप लोगों के परिवारों में भी उतने लोकप्रिय हैं जितने बाकी परिवारों के अंदर हैं। राजनीतिक सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरह से चुनावी कैंपेन के अंदर जनता को ठगा, पहले ही लीडर के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं। मुझे आज भी अपने बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का ताल कटोरा के अंदर दिया गया स्टेडियम के अंदर भाषण याद है। उन्होंने कहा, ये 15 साल पुरानी बात है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी हमारी, उन्होंने कहा बीजेपी की गवर्नमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, अब चिंता मत करो, क्योंकि कांग्रेस फेल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने उन सिद्धांतों से हट गई है, कांग्रेस के लीडर्स उस मेहनत से पीछे हट गए हैं, कांग्रेस के लोग आज देश के मूल मुद्दों को लेकर के हट गए हैं, इसलिए उसका अल्टरनेटिव बीजेपी ही बनेगी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन मुझे डर लगता है, उन्होंने कहा, कांग्रेस के कारण इस देश के अंदर जो नेताओं की एक स्थिति बनी है, यानी नेता, आदमी मुड़ मुड़ के देखता अच्छा नेता, और मन के अंदर 4 गाड़ियां ठोकता है। कभी नेता होते थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम सुन करके लोग सीना चौड़ा करते थे कि नेताजी आए हैं, लेकिन आज नेता शब्द एक मजाक का शब्द हो गया है, क्योंकि हम सब लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी झूठी गारंटियां देते हैं लोगों को जो बाद में पूरी नहीं होती हैं, फिर लोग बोलते हैं कि ये सारे लोग झूठे हैं। ऐसी दूसरी गारंटी आप लोगों ने दी महिलाओं को, क्योंकि आपको लगा गांव के अंदर भोली भाली महिलाएं हैं, महिलाएं वोट डाल देंगी और हर आदमी को पैसा तो अच्छा ही लगता है, और अगर आप दे सकते थे तो आपको बोलना चाहिए था, नहीं दे सकते थे। मेरा तो यह भी मानना है, ऐसी गारंटियों के मामले में हर महिला को क्यों दिया जाए 18 साल से ऊपर, जो महिलाएं सक्षम हैं, जिन परिवारों के अंदर आय के साधन हैं, जिन परिवारों के अंदर जमीन जायदाद, बाग बगीचे हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, गरीब आदमी को देने के लिए गवर्नमेंट्स है। हम आप सब लोग गरीब आदमी का भला करने के लिए जहां पर आए हैं, हम इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई मुफ्तखोरों की जमात खड़ी करने के लिए नहीं आए हुए, मेरा ऐसा मानना है। तो आप लोगों ने दूसरी गारंटी दी महिलाओं को कि आप सबको हम लोग 18 साल से ऊपर महिलाओं को पेंशन आपके खाते के अंदर डालेंगे। आपने इसका नाम क्या दिया? पूरा कांग्रेस परिवार ही लगा दिया आपने ऐसे लोगों को ठगने में। हर घर लक्ष्मी, ये आपकी गारंटी पत्र है, ये आपका गारंटी पत्र। इसके ऊपर लिखा हुआ है महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सुनिश्चित आए, और उसके बाद उसका नाम, उसके पिता का नाम, पत्नी का नाम, और आगे आपने लिखा हुआ योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें, फोन नंबर सच एंड सच 90 13 14 14 14 करके देखो, आपका भी नहीं उठाएगा कोई भी इस फोन को, आपकी भी नहीं सुनेगा कोई इस फोन को। जिस दिन गवर्नमेंट बन गई फोन बंद। ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का व्यवस्था परिवर्तन, ये है व्यवस्था परिवर्तन। ये आपका लेटर, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं चुनौती नहीं करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं। 3 महीने हो गए मुकेश अग्निहोत्री जी, आपने पठानिया जी को जिता करके ले आए, ये भी हमारे पुराने साथी हैं यूनिवर्सिटी के टाइम के, 2-3 बार हार गए जे। अपनी पार्टी के साथ तो हमारा था ही, हमारे लोग जीतते तो हमारी गवर्नमेंट बनती, लेकिन ये जीत गए तो हमारे साथी हैं। तो आप लोगों ने उस समय इनके शाहपुर की कंस्टिट्यूंसी में, याद है आपको भाषण, यहां मैं सुना नहीं सकता, बड़ा आनंद आएगा। आप पंजाबी में बोल रहे थे, थोड़े घर में एक भैन हैगी ना, लोग सोचा पानी भैनों ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ पूछा करता है, पानी क्या चक्कर पड़ गया, हैगी बंदा खड़ा, हाँ 1500 रुपया, दूजी भैन हैगी तेरी 1500 रुपया, 3000, घर वाली हैगी है 4500 रुपया, ठहरो, अम्मा हैगी तेरी हैगी है 6000 रुपया, 15 चौके 60, सौ भी नहीं मिली, धूड़ भी नहीं मिली उन्होंने, ये तुम्हारा लेटर, धूड़ नहीं मिली उनको। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, 3 महीने हो गए, आपने कहा था दिसंबर में हमारी गवर्नमेंट बनेगी,
पहली जनवरी में तुम्हारे खाते के अंदर पैसा आएगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपके हिमाचल प्रदेश में भी 10-15 लाख कार्यकर्ता होंगे, आप भी जहां पर बैठे हुए 40 लोग, एक महिला जब तक सेशन खत्म होता है, बड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, 6 अप्रैल तक एक महिला ला करके मीडिया के सामने रखो जिसके खाते में तुमने 1500 रुपया डाला हो। एक महिला, तुम 25 लाख महिलाओं को देने की बात करते थे, एक महिला 3 महीने के अंदर तुम बता नहीं सकते हो जिसके खाते में आपने 1500 रुपया डाला। जे आप लोगों ने महिलाओं को ठगने का काम किया, जे ठगने का काम किया। कहां कर्नल साहब जैसे शरीफ आदमी कहां बैठे हुए, आपका स्थान तो इधर था, हमने आपको एमपी बनाया था, हमने भी आपके पोस्टर लगाए हुए जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे, और मैं और आप तो एमए एमफिल के क्लास फेलो हैं, क्योंकि आपने रिटायर होने के बाद एमए एमफिल पीएचडी की है। हम इकट्ठे थे, आप कहां फंस गए इनके चक्कर में। ये तो बड़े बड़े लोगों को ठग लेते हैं। हाँ, हमने इनके पोस्टर लगाए हुए हैं जब उस समय एक सीट दी थी हमने उधर। उसके बाद उधर चले गए, ये गारंटी है आपकी महिलाओं की गारंटी। उसके बाद आपने यूथ कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। जुबानी में आदमी आदर्शवादी होता है, आदर्शवाद जुबानी के अंदर होता है। धर्माणी जी ने काम किया, हम सब लोगों ने काम किया उस समय, ठीक है। आज चंद्रशेखर जी कांग्रेस की तरफ है, लेकिन ये भी एसएफआई के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, इन्होंने भी यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया हुआ है। आदमी उस समय सच बोलता है, तो उसके कारण इन्होंने यूथ कांग्रेस को भी लगा दिया इसी काम में। कांग्रेस के 6 सत्यावचन, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, अन्य विभागों में निकालेंगे 2 लाख भर्तियां। ये दूसरे नंबर के ऊपर है तुम्हारा, कहां है 2 लाख भर्तियां, निकालो भैया। और उसके बाद आप लोगों ने लिखा है उसी पत्थर के ऊपर, नर्सिंग, स्वच्छता, वन विभाग में निकालेंगे 1 लाख नौकरियां। लेकिन ये पत्थर का फोन नंबर मैंने मढ़ाया, संजय रतन जी ठहर जाओ जरा, क्योंकि जिस वेले ना डॉक्टर टीका लांदा ना हुंदा वो ठीक है, पर दर्द बड़ा हुंदा उस वेले, दर्द बहुत हुंदा, दर्द सहना ही पैना हुण। जब तक तुसी पेंशन दिती नहीं, जब तक असी चुप नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार गवर्नमेंट को, विकास करने वाली गवर्नमेंट को, और उस मुख्यमंत्री जी की गवर्नमेंट को आप लोगों ने झूठ बोल करके हराया, जिसने इस प्रदेश के अंदर आज तक के सब बड़े नेताओं के रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी सीट को 40,000 वोटों से जीता। 40,000 वोटों से आप लोगों ने झूठ बोला है, सच बोल करके आप आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी जनता ने आपको माना नहीं। इस प्रदेश के अंदर पिछले 35 साल का रिकॉर्ड है, कोई भी गवर्नमेंट बदलती है 4% से कम परसेंट वोट से कोई पार्टी हारती नहीं है, लेकिन आप लोग 0.9% से जीते हैं। 0.9। इसलिए आप सब लोग ज्यादा को बड़ी वोटों से जीते हैं। इतना झूठ बोल करके भी अगर आप लोगों को इतने वोट पड़े, तो आप कल्पना कर सकते हैं जो चलती हुई गवर्नमेंट थी वो कितनी लोकप्रिय थी, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आप सब लोगों ने गारंटियों में युवाओं को दिया 5 लाख रोजगार देंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, मैं ये पढ़ रहा था जो बजट है, इसमें उन्होंने बोला कि हम लोग लगभग 21,000 नौकरियां आने वाले टाइम में निकालेंगे। 21,000 भैया, 5 लाख के हिसाब से आपका 1 लाख 1 साल के अंदर बनता है। ये ट्रीक नोट कर लो, सुक्खू जी ने ओथ ली थी 11 दिसंबर को, अगली 11 दिसंबर को आपसे हिसाब लेंगे, 1 लाख नौकरियों का क्वेश्चन लगाएंगे, आपको जो जवाब देना पड़ेगा अगले सेशन में बजट में कि वो 1 लाख नौकरियां कौन कौन सी हैं, नाम और पते सहित और डिपार्टमेंट सहित हमें बताया जाए। जहां लिखेंगे हर बार लिखेंगे आप 5 लाख दो। कितना बड़ा झूठ है, 2.5 लाख लोग 70 साल में नौकरियों में है, और आप लोग कह रहे हम आ जाएंगे 5 लाख देंगे। मैं बोलता हूं कि नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। लेकिन अब आप कैसे चीज को घुमा रहे हैं, 21,000 हम गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे, बाकी हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे। किसी ने 4 भैंसे पाल के दूध बेचना शुरू कर दिया, तुम कहेंगे हमने इसको नौकरी दे दी, तुम्हारे आगे लगा हिंग न लगा ना फटकड़ी, पैसे उसने खर्चे, घासों काट रहा है और अपने खाते में तुम लिख रहे हो उसको। यानी क्या बातें करते हैं आप लोग। कम से कम इतनी पुरानी पार्टी है, इस देश के लिए आपका योगदान रहा है, कम से कम अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। अब आपने तो नेकी साहब भी फंसा दिए। नेकी साहब ने बयान दिया 5वीं गारंटी आपकी, बागवान तय करेंगे फलों का मूल्य। मैं कहा थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स हमने भी पढ़ी हुई है, जो भी मूल्य तय करता है वो मार्केट तय करती है। मैं तो चाहूंगा मेरा सेब 2,000 रुपये किलो बिके, खरीदेगा नहीं कोई भी तो क्या करना हो सेब। मेरी कणक मैं चाहूंगा कि 100 रुपया किलो बिके, कोई खरीदेगा नहीं तो कौन लेगा उस कणक को। भैया ये मूल्य कौन तय करेगा, मंत्री जी को बोलना पड़े 1 महीने के अंदर
बागवान नहीं तय कर सकते हैं मूल्य। लेकिन जहां पर बागवानों को लगा कि जी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जितने में हम चाहेंगे उतने में हम लोग सेब बेचेंगे, अच्छी बात है। सेब इस प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए से बड़ी इकोनॉमी है, बिकना चाहिए, महंगा बिकना चाहिए, हमारे लोग अमीर होने चाहिए, आगे होने चाहिए। मेहनत लगती है, दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे सेब उगाया जाता है वो जानते हैं, जो उनके परिवार की महिलाएं, जो उनके बच्चे जानते हैं। लेकिन हम लोग ठगने में कोई पक्ष नहीं हमने छोड़ा, बागवानों को भी भड़काने में हमने कोई पक्ष नहीं छोड़ा। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सब लोगों ने बोला कि 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लोगों को ऐसे लगा पता नहीं 5 साल में लोग पैदा हुए, 5 साल में उन्होंने ग्रेजुएशन की, 5 साल में बीए की, 5 साल में एमटेक की, और जयराम ठाकुर जी के शासन में ही 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। भैया ये लंबी प्रक्रिया चली हुई है, ये हम सब के लिए चुनौती का विषय कि इससे कैसे लड़ना है। ये हम सब लोगों के लिए एक लड़ाई है कि उस लड़ाई में लोगों को कैसे राहत देनी है। लेकिन आप सब लोगों ने लोगों को बरगलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसी कमी के कारण आज इस गवर्नमेंट के अंदर विधायक भी और मंत्री भी परेशान है। ये मीडिया बताता है कि विधायक दल की मीटिंग में लड़ पड़े 2 मंत्री। जी आपके कैबिनेट की खबर है। जी सुखविंदर सुक्खू जी देख रहे थे, नहीं हुआ तो इनके ऊपर डेफामेशन डालो, अखबार के ऊपर दिव्या हिमाचल जागरण है जी, आप डालो। आप सब लोग, आप मीडिया को नहीं मानते हैं तो आप सब लोग डालो उनके ऊपर। और दूसरी तरफ आप लोग जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन ऐसा आया कि जयराम ठाकुर जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज उनकी जेब में कार्ड डाल दिया हिम केयर का, कि 5 लाख तक तुम इलाज करा सकते हो 128 हॉस्पिटल के अंदर, इंक्लूडिंग पीजीआई। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के बाद मेरा जानू जी से आग्रह रहेगा कि जैसे बाली साहब बहुत लोगों की सहायता करते थे और बड़े दिल वाले आदमी थे, तो आप भी उनके सुपुत्र हैं, जहां पर पहुंचे हैं उनका तो स्वर्गवास हो गया। लेकिन आपके ही एरिए का जो व्यक्ति है, गांव बड़ई डाखाना सुनेड़, चमन सिंह 6 फरवरी को टांडा में स्टंट डुलाता है, और उसको जाके हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपके पैसे हम वापस नहीं कर सकते। वो चमन सिंह बोल रहा है कि मेरी जेब के अंदर कार्ड है, ये पीजीआई में पैसे मिलते हैं तो टांडा में क्यों नहीं मिलते हैं। वहां के अवस्थी साहब ने कहा कि आपको नहीं मिल सकते हैं, शायद आपका कार्ड ऑन नहीं उस दिन हुआ था। भैया बहानेबाजी है, क्यों मार रहे हो? कार्ड ऑन नहीं हो तो उसका क्या कसूर है? उसको स्टंट की जरूरत पड़ गई तो बेचारे को डुलाने पड़े। 82,000 रुपया उस आदमी का। वो तुसी भी खुश रहे घर ही पोत मूंह टोल देना, पंगा है ना, क्यों ये है प्रॉब्लम। पंजाबी वाले समझ गए उन्हें, बाकी नहीं समझ आना। तो इस करके प्रॉब्लम ये है कि इस मामले में मेरा जानू जी आपसे आग्रह रहेगा, मैं लेटर आपको दे दूंगा। चमन जी कोई भी होंगे, लेकिन उनका बेचारों का चमन उजड़ने से बच गया जयराम ठाकुर जी की उस स्कीम के कारण। उसको स्टंट पड़ गए, उसने पैसे दिए, लेकिन आज आपके वहां के प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हम इनको नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि आप भी एडवोकेट हैं और सुक्खू जी के ध्यान में आप चीजें ला सकते हैं। माननीय जयराम ठाकुर जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। वैसे तो आप लोगों ने 1 अप्रैल से ही हमें चीफ मिनिस्टर बांटना, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बंद कर दिया, गवर्नमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि सारे संस्थान आपने बंद कर दिए। चीफ मिनिस्टर लास्ट नाइट तक भी होता है, लास्ट नाइट का, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता है। मैं तो कहता हूं जनता के हित के निर्णय अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट में भी बैकडेट में करता तो वो भी ठीक ही होता है, कुछ नहीं होता है। जनता के हित के निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ भी लिए जा सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने जो 11 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा जयराम ठाकुर जी ने जो लोगों को भेजा, जो लोगों को लेटर चले गए, लोगों को लेटर एसडीएम ने डिलीवर कर दिए, उनसे एक अकाउंट नंबर मांग लिए, बाद में उनको पैसे की डिलीवरी नहीं हुई है। वो आज तक हमसे पूछ रहे हैं, कई ऐसे बोले होते हैं उनको पता नहीं लगता गवर्नमेंट बदल गई है। मैं कहा यार व्यवस्था परिवर्तन हो गया है, अब हम क्या करें? कहते जी वो क्या होता है? मैंने कहा कांग्रेस आ गई है, बीजेपी चली गई है। कहते जी हमारे जिले के उप मुख्यमंत्री बन गए मुकेश अग्निहोत्री जी, तो कहते वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा यार ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री हुंदा, उप मुख्यमंत्री क्या हुंदा? मैं उन्होंने देसी भाषा समझाया। मैं कहा मुकेश जी बुरा नहीं मनाएंगे, उप मुख्यमंत्री मैंने कहा क्या होता है? तो ऐसे मुकेश जी बेचारे 5 साल हमारा भी बीपी हाई करते रहे, अपना भी हाई करते रहे।
बोलते रहे, लड़ते रहे, भागते रहे। ऊना वालों को भी लगा कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। उसके चक्कर में मैं बच गया, बाकी सारे रगड़ हो गए। मैं बच गया, बाकी सारे 10-10 हजार से 8-8 हजार से रगड़ हो गए कि अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। जब शिमला में आए तो शिमला में मार रोड के ऊपर नारे लग रहे थे, सुक्खू बुक्खू नहीं चलेंगे, सुक्खू मुक्खू यानी मुकेश और सुक्खू नहीं चलेंगे। मैं कहा यार ये क्या होगा, लड़ाई पड़ गई कांग्रेस के अंदर। तो वो ही लगा दौर आने जो 98 में हुआ था, जब धवाला जी को उठा के ले गए थे, रात को 2:30 बजे जबरदस्ती ओथ दिला दी और 2:30 बजे जाकर के ओथ ले ली कि हम चीफ मिनिस्टर बन गए। बाद में धवाला जी वापस आए, सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर हमारी गवर्नमेंट 5 साल चली। तो मैंने कहा यार मुकेश जी की भी ज्यादा चल नहीं रही है, ज्यादा मामला नहीं है, अपने भाई हैं, क्योंकि हमारे साथी रहे यूनिवर्सिटी के अंदर भी और वैसे भी हमारे पड़ोसी है। तो मैंने कहा यार जो पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि बोलूं का ना बोलूं। मैंने उसको देसी भाषा में समझाया। मैं कहा यार उप मुख्यमंत्री नहीं होता, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुकेश भाई को भी उन्होंने ठग लिया, वो भी मंत्री ही है। कहते नहीं जी उप मुख्यमंत्री लिखते हो। मैं कहा है वो मुख्यमंत्री है, उनको झंडी भी मिल गई, कार भी मिल गई, अधिकार भी दे दिया कि जहाज तुम भी भगा सकते हो, हेलीकॉप्टर पता नहीं उसके बाद मिला कर नहीं मिला मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अधिकार दिया जरूर है, अधिकार जरूर दिया। मैंने कहा उप मुख्यमंत्री वैसे होता है जैसे तालाब के अंदर भैंस बैठी होती है ना, तो सर्दियों में कई बार भैंस पानी के अंदर जाती है तो उसको फिर सर्दी लगती है तो थोड़ी पीठ बाहर निकाल लेती है पानी से, तो वहां से मेंढक निकल करके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। उसको लगता है थोड़ी धूप लगा लेते हैं, मैं भी ठंड में मर रहा हूँ। तो भैंस को लगता है मेंढक बड़े उठ कर ऊपर ऊपर, तो भैंस वहां से डुबकी लगाती है और परे निकलती है, मेंढक बेचारे वही रह जाते हैं। तो मैंने कहा ये होता उप मुख्यमंत्री, सुखू आगे निकल गए, उप मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं है। मैंने कोई नहीं। मैं कहा लड़ाई लड़ी मुकेश जी ने, पारा हाई किया हमारा भी और अपना भी, भाग दौड़ करते रहे पूरे हिमाचल में। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़े ट्रेंड खिलाड़ी हैं, जो वीरभद्र सिंह जी से नहीं हारे, वो आपसे नहीं हार सकते थे, वो नहीं हार सकते थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ये लड़ाइयां लड़ी है। पर अब सुक्खू जी कई चीजों के ऊपर फेल हो रहे हैं। उसका मैं एक उदाहरण दे करके माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि सुक्खू जी हमारे सामने होते तो कुछ और आनंद आता, क्योंकि हम यूनिवर्सिटियों में भी बैठते रहे हैं और यहाँ भी हम लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन अगर वो ठीक बात करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो एक अपना एजेंडा है कि प्रदेश ठीक चलना चाहिए। तो उसके नाते हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर्ज का रोना रो रहे हैं, बाकी चीजें रो रहे हैं। भैया सीपीएस बनाने को तुमको किसने कहा, भैया तुमको कैबिनेट दर्जे, मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ, कभी कोई बन गया ओएसडी, कभी कोई बन गया सलाहकार, और कैबिनेट का दर्जा उनको दिया जा रहा है जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए जहां पर आए हुए हैं, नीड बेस्ड तुमने कहा कि हर काम होगा, तो नीड बेस्ड क्या उनकी जरूरत है जो आप लोग कर रहे हैं? आप लोग गलत कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये परंपरा गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि फालतू के खर्चों को रोकना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके कारण सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ नहीं हो रही है। आज ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो भी सामान्य सदस्य इस सदन के अंदर भी बैठे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, उनके परिवारों के लोगों की ट्रांसफर की जा रही है, उनकी बहनों की ट्रांसफर हो रही है, उनकी भाभीियों की ट्रांसफर हो रही है, उनकी वाइफ लगी है तो उनकी ट्रांसफर हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम परिवार का, मान लो मुकेश जी का कोई भाई है तो वो तो मुकेश जी को सपोर्ट करेगा, मेरे को थोड़ा करेगा, इतनी कॉमन सेंस तो मेरे को चाहिए। चाचे का बेटा तो उनको सपोर्ट करेगा, हमें थोड़े करेगा, क्यों चौधरी साहब, उसी को करेगा। हमारे सबके साझी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन ये परंपराएं बड़े आगे तक जाएंगी, बड़ी आगे तक जाएंगी। मुझे नहीं लगता जी अच्छा है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो ठीक चले उसमें, और व्यवस्था परिवर्तन करना तो बलियों के कारण थोड़े होगा। आज सुबह मैं देख रहा था डॉक्टर जनकराज जी को मैसेज आ रहा था कि इनके भाई की ट्रांसफर कर दी, पांगी के लिए भाई की ट्रांसफर कर दी। और वहां से विक्रमादित्य जी बोल रहे थे कि बीजेपी राज में हारे हुए, नकारे हुए और दुत्कारे हुए लोगों की चलती थी, तो भैया इन्हें ट्रांसफर किया, इन्होंने खुद ही कर दिया। आपके तो सारे हारे हुए हैं वहां पर, इन्होंने खुद किया वो ट्रांसफर। आपके भी हारे हुए व्यक्ति ने की होगी उनकी ट्रांसफर। यानी इस तरह अगर हम लोग रिवेंजफुल एटीट्यूड से हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में लड़ाई झगड़ों में 5 साल बीत जाएंगे, देर नहीं लगती है। कंक्लूड। और उसके कारण मैं एक और उदाहरण आपको अध्यक्ष महोदय दे करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। ये गवर्नमेंट पिछला बड़ा रोना रोते थे, एक ही बात बार बार बोलते थे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई
गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो हिमाचल प्रदेश में करोड़ों नहीं अरबों रुपयों के डेवलपमेंट के काम नहीं होते। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही जयराम ठाकुर जी के कारण और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण, जिन्होंने पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया और इंडियन ऑयल का टर्मिनल 507 करोड़ का दिया और पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल 500 करोड़ का दिया, और बाकी जयराम ठाकुर जी की डेवलपमेंट के कारण 2036 करोड़ रुपए के काम ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछली गवर्नमेंट ने करके दिखाए और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुए। लेकिन आज आपके प्रिंसिपल पीएस टू सीएम भाटिया जी को लिखना पड़ता है सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर कि आप सब लोगों को जो काम हम लोग बोल रहे हैं वो आप लोग कर नहीं रहे हैं, उसके कारण जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनमें गलत संदेश जा रहा है। वो सारे के सारे लोग रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर दफ्तर में आकर के। इसलिए आप सब लोग उन काम को टाइमली करो, वरना आप सब के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप कल्पना करो, जो लेटर है आपके चीफ मिनिस्टर साहब का, नीचे भाटिया जी बैठे हैं, ऊपर बाकी सारे लोग सेक्रेटरीट में बैठे हैं, तो बुला करके ही बात कर लो। चिट्ठियां पाने का जमाना चला गया, हुण तक कोई भी चिट्ठियां नहीं पाता। पंजाब में तो गीत बन गए थे, जदों दी टेलीफोन चल रहा लोग की भुल गए चिट्ठियां पानियां, क्यों मुकेश जी, है ना गीत। तुम आज भी चिट्ठियां डाली जा रहे हो, आज भी चिट्ठियां डाली जा रहे हो। फोन से बता दो उनको, मीटिंग लो उनकी, सख्ती से कार्रवाई करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। मुकेश जी बता दो कैसे करनी पड़ती है कार्रवाई, तो जरा कुछ ना कुछ करो इन सब चीजों में। तो इसलिए मेरा जो अध्यक्ष महोदय कहना है कि इन सब लोगों ने बजट के माध्यम से भी लोगों को ठगा, अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। और पढ़ते पढ़ते मैं देखते पहुंच गया कि कानून व्यवस्था के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हम सुधारेंगे, सुधारना चाहिए, क्योंकि ये मेन है। जहां कानून व्यवस्था अच्छी होगी वहां डेवलपमेंट आएगी। लेकिन आपने कानून व्यवस्था के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का कल वक्तव्य सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने किसी अधिकारी को पिस्टल लेकर के डराया और मुख्यमंत्री जी उसको डिफेंड कर रहे हैं कि वो खिलौने वाला पिस्टल लेकर के चला हुआ था। यार क्या बोल रहे हैं आप लोग, खिलौने वाला पिस्टल लेकर के कोई चलता है? मैं कहता हूं बीजेपी का व्यक्ति भी होगा, कांग्रेस का व्यक्ति भी होगा, किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार वो होती है जिसका डर होता है, सरकार उसको बोलते हैं, और जनी बदमाशों को डर होना चाहिए और शरीफ को उसका सहारा होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। इसलिए कल सुक्खू जी ने जो बोला, मैं व्यक्तिगत भी बात करूंगा कि जो बदमाश होते हैं किसी के नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट बदनाम करते हैं, इन्हीं लोगों के कारण गवर्नमेंट्स बदनाम होती हैं, इन्हीं लोगों के कारण। इसलिए इन सब चीजों को हम सब लोग ठीक करें तो मुझे लगता है कि हम लोग आपके साथ होंगे। लेकिन बजट के अंदर जो चीजें आप सब लोगों ने बताई हैं ये बिल्कुल भी समर्थन करने लायक नहीं है, ये सिर्फ बातों का एक पुलिंदा है जो आप लोगों ने पेश किया है, इसलिए इसके समर्थन में मैं नहीं जा सकता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब माननीय सदस्य श्री राजेश धर्मानी जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 17 मार्च को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किए, उसके ऊपर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी देर से पूर्व इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, और शायद दोबारा ना बन जाएं, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश में लगे हैं। उन्होंने अपना भाषण दिया और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि काफी संघर्ष इन्होंने भी किया। जैसा कह रहे थे कि आदरणीय सुक्खू जी के साथ यूनिवर्सिटी में थे, हम भी देखते थे, एबीवीपी के लिए काम करते थे, हम एनएसयूआई के लिए काम करते थे, और अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपना एक कुंठा व्यक्त की, अपना एक जो रोष व्यक्त किया, वो शायद सत्ता पक्ष को सुनाने की बजाय भाजपा के नेतृत्व को ज्यादा सुना रहे थे। मैं इनको याद कर रहा था कि जब 2007 से 12 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें माननीय सत्ती जी को भी मुख्य संसदीय सचिव बनाया था
और वीरेंद्र कंवर जी को भी मुख्य संसदीय सचिव बनाया था। ऊना से कोई मंत्री नहीं था। और आज जब कांग्रेस सरकार में आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी को मंत्री से बड़ा उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया, तो इनके वो जख्म जो थे थोड़े हरे हो गए और इनको अपना वो समय याद आ रहा है। तो हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। भविष्य में संभावना खुली है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन हालातों में इस प्रदेश की बागडोर संभाली, वो बड़ी कठिन या दयनीय कह सकते हैं, दयनीय आर्थिक स्थिति में, और उसका उन्होंने सार्वजनिक तौर पे उसको छुपाने के बजाय उन्होंने उसको सार्वजनिक किया, ताकि देश की जनता को भी पता चले कि किस तरह से वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज हिमाचल प्रदेश एक डेब्ट ट्रैप में है। आज हिमाचल को, ये ठीक कहा इन्होंने, जो हवाला दिया एक समाचार पत्र का जिसमें खबर छपी है जी? नहीं, वो तो झूठी थी खबर। तो दूसरा, जो लोन वापस करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, इसमें यह हकीकत है। और हिमाचल प्रदेश को ऐसी स्थिति में जो लोन लायबिलिटीज हैं उनको भी क्लियर साथ साथ में करना है और हिमाचल को विकास के मार्ग पे भी आगे ले जाना है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। ये जो कैच 22 सिचुएशन है, इससे हमें कैसे बाहर निकलना है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय बहुत सीरियस थॉट की जरूरत है। और अगर हम इसमें दोषारोपण में ही लगे रहे तो शायद विषय की पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। इसमें दोषी सभी हैं, क्योंकि अगर ऋण लिए हैं तो सबने लिए हैं, और ऋण लेना भी कोई बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन वो लिमिट में लें और उनका प्रूडेंटली यूज हो, जुडिशियस यूज हो, तब लोन लेना कोई गुनाह नहीं है। तो हमें आज जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं उनके ऊपर भी चेक लगाना है, नई इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, नए प्रोजेक्ट्स भी लाने हैं, और हिमाचल की जो रेवेन्यू है उसको भी बढ़ाने के लिए प्रयास करने हैं। कुल जो एक्सपेंडिचर इस बजट अनुमानों में प्रस्तुत किया है, ये 53,412 करोड़ का है, और इसमें जो 2023-24 में जो अनुमानित रेवेन्यू डेफिसिट है ये 4704 करोड़ का होगा, और फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़कर 9,900 करोड़ रुपए का हो जाएगा। 2023-24 में के अंत तक जो कुल ऋण होगा हिमाचल सरकार के ऊपर, इसको बार बार मना करते हैं, ये 75,436 करोड़ का होगा। ये बजट डॉक्यूमेंट में ही है, जो कि हमारा जो टोटल जीएसडीपी है उसका लगभग 38.98% के करीब होगा। इतना भारी है जो हमारे ऊपर वित्तीय जो लोन का बर्डन है उसको भी पे बैक करना है, और जो भारत सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो हमें पैसा मिलता था उसको भी 1 जुलाई 2022 से बंद कर दिया है। इनके सरकार के समय में ही उसको बंद किया गया, और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भारत सरकार देती थी वो भी लगातार कम हो रहा है, जो आने वाले 5-6 सालों में बंद हो जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय इस डॉक्यूमेंट को स्टडी कर रहा था, तो इसमें मैंने देखा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो कुल हमारी राजस्व प्राप्ति है, उसका लगभग
15.84% है। और जो फिस्कल डेफिसिट है ये जीएसडीपी का जो वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है इसमें अंत तक -6.39% रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर हमारे जो पीएसयूज हैं आज ज्यादातर घाटे में, चाहे वो बिजली बोर्ड की बात कर लें, एचआरटीसी की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आज संभालने की जरूरत है। एचपीएससीबी की मैं चर्चा कर रहा था कुछ साथियों के साथ, तो जब इसकी ट्राइफिकेशन हुई, जो नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, उसके तहत बिजली बोर्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, जनरेशन का था और ट्रांसमिशन का था, इनका कुल मिला के तीनों कॉर्पोरेशन में डिवीजन होना था, वर्क्स डिवीजन होना था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो विभिन्न कारणों के कारण, उसमें सबसे मैं जो दोष दूंगा, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, सरकार किसी की भी है, हम कई बार अनावश्यक दबाव में आकर ऐसा फैसला ले लेते हैं जो भविष्य की पीढ़ियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के पास लगभग 474 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं, तो एचपीपीसीएल किस लिए बनाया? आज बिजली बोर्ड के पास बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो फिर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन अलग से क्यों बनाई? जितना अधिकारियों की संख्या ट्राइफर्केशन से पहले थी, आज भी उतनी है। तो एक्स्ट्रा जो कॉर्पोरेशन क्रिएट की गई, उनका फिर औचित्य क्या रहेगा? आज बिजली बोर्ड के पास जो आउटस्टैंडिंग लोन है, वो ज्यादातर वो लोन है जिसको रेगुलेटरी कमीशन ने अप्रूवल नहीं दी। जो प्रोडक्टिव लोन है वो रेगुलेटरी कमीशन उसको पास ऑन करने के लिए कंज्यूमर को उसकी परमिशन देता है। लेकिन जो अनप्रोडक्टिव लोन है, जिसको हम कह सकते हैं कि अननेसेसरी जो खर्चा किया गया, उसकी परमिशन रेगुलेटरी कमीशन कंज्यूमर को ट्रांसफर करने के लिए नहीं देता है। इसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज भी जो पीएसयू और बिजली बोर्ड में खास करके आज भी भ्रष्टाचार के नए नए जो है कारनामे सुनने को मिलते हैं। पिछली सरकार के समय में तो जो मंत्री थे आज अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन ऐसा भी सुनने को मिलता था कि किसी अधिकारी को लगाने के लिए कितने कितने पैसे लिए जाते थे। ये बड़े गंभीर आरोप लगते थे। आज एक सब स्टेशन यहाँ पे लगा है हमारे कांगू में, उसके साथ में बिजली बोर्ड ने सब स्टेशन लगाना था। उनके जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था जो शेयर हो सकता था, लेकिन क्योंकि दोनों कॉर्पोरेशन अलग अलग थे, इसलिए 25 करोड़ का अनावश्यक खर्चा उसके ऊपर किया गया, क्योंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो इस तरह के जो आरोप हैं उनके ऊपर भी हमें, आरोप क्या हकीकत है उसके बाद ऊपर भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे भाटिया जी की चिट्ठी की जिक्र कर रहे थे। ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत की है और बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिनका जिक्र पिछले कल भी उन्होंने अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब 100 दिन पूरे हुए। उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ विभागों में और कुछ जो बोर्ड कॉर्पोरेशन हैं उनमें व्यवस्था परिवर्तन करना भी वांछित है। क्योंकि वहां पर जो चिट्ठी लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे अधिकारी जो पिछली सरकार के समय थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की दरिया दिली थी कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और उनको बदला नहीं, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिनको प्रॉम्प्टली, जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन डेलिबरेटली उनको डिले किया जाता है, इसलिए चिट्ठी लिखनी पड़ी। तो आपने इसका सहारा हमें दे दिया। अब हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो सत्ती जी ने चाहा है उनको बदलने के लिए जो है प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि उस रेड टेपिज्म से भी उन विभागों को और पीएसयूज को जो है वो छुटकारा मिल सके। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सर कि जो प्रेजेंट यहाँ पे बजट अनुमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, इसमें कुछ अच्छे संकेत भी देखने को मिलते हैं। अच्छे संकेत हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट कितना % है रेवेन्यू रिसीव्ड का, जहां बीजेपी के समय में इस -15.84% था, वो 23-24 में थोड़ा सा उसमें सुधार होगा और -12.07
3.8% ये रह जाएगा। और वहीं पे फिस्कल डेफिसिट भी जीएसडीपी का -6.39% था 2023 में, ये -4.61% रहेगा 23-24 में। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। उसी तरीके से हमारा जो टोटल जो हमारा जीएसडीपी है, इसमें भी बढ़ोतरी 10% के करीब देखने को मिलेगी और 1,95,404 करोड़ से बढ़कर 2,14,944 करोड़ ये पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी जो है ये दर्शाई गई है। मुझे लगता है पावर प्रोजेक्ट जो अभी ये शुरू होंगे उसकी वजह से होगी। और जो एक्साइज पॉलिसी जो इन्होंने ओपन जो इसके टेंडर किए, बोलियां ऑप्शन की, उसकी वजह से भी काफी बढ़ोतरी 40% के करीब जो है उसमें देखने को मिली है। वाटर सेस जो इम्पोज किया है ये भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो है एक क्रांतिकारी कदम होगा। आज पंजाब का मुझे कोई हमारा माननीय साथी बता रहा था, शायद सुल्तानपुरी जी, कि उन्होंने इसके विरोध में जो है वहाँ असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है। तो ये पंजाब हरियाणा ने तो पहले से ही हमारे साथ जो है अन्याय किया है, इनको कोई हक नहीं है। जो हमारा आउटस्टैंडिंग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें अवार्ड दिया है, हमें उसके लिए मैं 7.19% भी ब्लैंकेट दिया सर। भाखड़ा बांध, इसमें ये माननीय परमार जी का इसमें लगा था इशू, भाखड़ा बांध का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये उससे सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उससे पहले का बना है। इसको सेपरेटली देखा जाना चाहिए, है जी, इसको बढ़ाना चाहिए। ये हमारा 30-40% होना चाहिए सर। सारा सब कुछ तो बिलासपुर के लोगों ने दिया, हिमाचल के लोगों ने दिया, हमारे हजारों लोग विस्थापित हुए। तो जिस तरह से वहां पे प्रस्ताव आया है, हमें भी उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव लाना चाहिए। यहाँ उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि आपके विभाग से संबंधित है, हमें भी उसको काउंटर करने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए और जो हमारे हक हैं हमें उससे डिमांड करने चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे इसमें जो अच्छी बात मुझे देखने को मिली, पर कैपिटा जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये लगभग 63,833 करोड़ रुपए, 63,833 रुपए पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है खर्चा होगा। और जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, इसमें जो कह रहे थे सत्य जी अभी 1500 रुपए महिलाओं को देने की, महिलाओं को दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमारी पार्टी ने ये वायदा किया है तो उसको निभाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जो मोदी साहब ने एक, क्योंकि मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा पद तो कोई नहीं है, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए हर भारतीय को देंगे। और जिस तरह से आपके सामने किसी ने जिक्र किया पठानिया जी का कि एक महिला तो 1504 हैं तो 6000, इसी तरह से हमारे वहां भी क्षेत्र में ऐसी घटना देखने को मिली थी। एक बच्चा जो था वो अपने दादा के पास गया, तो बोले दादाजी 15 लाख मेरे हो गए, 15 लाख आपके हो गए, 15 मम्मी के, 15 कुल मिला के 6 मेंबर थे उनके, तो 15 छिके 90 लाख। बोलते एक और होता तो 1 करोड़ से बढ़ जाते। तो ये 15 लाख वाले जो जुमले हैं वो तो जुमले साबित हुए, जैसा आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो चुनावी जुमले थे। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में, है जी, बोला है सर, बोला है। और अमित शाह जी ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद माना था कि ये चुनावी जुमले थे, ये बोला है सर। उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा। प्लीज प्लीज तो ये नहीं, हम तो सत्ती जी ने जिक्र किया इसलिए हम भी जिक्र कर रहे हैं, है ना। तो ये हम भी प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय सदस्य, अभी यहाँ पे इन्होंने कहा कि अटल जी भी हमारे आदरणीय नेता हैं, सबके नेता हैं, प्रदेश के देश नेता रहे हैं। एक योजना मैं देख रहा था इस बजट में, जो सप्लीमेंट्री बजट है साथ में, जो शहरी क्षेत्र के लिए है, अटल श्रेष्ठ शहर योजना, इसके लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी ही सरकार के समय में जो अटल आदर्श विद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई थी, अब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में देखता हूं, वहां तो मंत्री थे, तो 5 साल में वो जमीन भी एक्वायर नहीं उसके लिए, चालू तो करने की बड़ी दूर की बात है। तो आपकी सरकार भी
उस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं कर पाई। और मुझे लगता है बहुत कम जगह पे, बहुत कम विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे अटल आदर्श विद्यालय बन पाए होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं उनमें भी कट किया है, जो फिजूल खर्ची रोकने के लिए कुछ किया है। 22-23 में जहां 511 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे, वहीं पे 23-24 में 479 करोड़ रुपए जो है इसको थोड़ा सा कम किया है। तो ये एक शेयर वैसे मैं शेयर ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, पर एक रेलिवेंट शेयर मुझे मिला जो इस बजट में, जो बजट की जिन हालात में ये प्रस्तुत किया गया और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको निकालने की, इन हालातों से निकालने की कोशिश की है, उसमें ये सही फिट बैठता है। यह कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर से दिखा देंगे सबको, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। तो ये बड़ा रेलिवेंट शेर जो है यहाँ पे बैठता है। और है जी, मिल गया कहीं? तो मुझे लगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जैसे प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है तो इस हालात में बहुत फिट बैठता है। तो ये वक्त का तकाजा है कि हमें अब जो ये इनिशिएटिव लिए हैं, हमारे सत्ती जी कह रहे थे कि कुछ बड़े अच्छे शब्द यहाँ पे इस बजट में प्रयोग किए गए हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, अगर इन शब्दों को हम पढ़ेंगे, ये काफी, ये जो टर्म्स यूज की हैं ये किसी न किसी योजना से जुड़ी है। जैसे सुखाश्रय योजना, सुखाश्रय कोष, सुखाश्रय परिसर, ये सिर्फ शब्द नहीं है सर, इनके साथ जो है पीछे योजना जुड़ी हैं। क्वालिटी सर्विसेज की बात कही है। ये जो टर्म्स यूज हुई हैं इस बजट में, ये सारी बड़ी अच्छी टर्म्स हैं और ये हमें एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाती हैं, प्रॉस्परस हिमाचल की तरफ ले जाती हैं। गुड गवर्नमेंट विद गुड गवर्नेंस, ये बहुत अच्छी जो है सोच रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी स्टेट, ग्रीन ग्राम पंचायत की भी बात कही है। और जहां यहां की बात की है वहां पांगी की भी सोच रखी है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्कीम शुरू करने की बात की है जो पांगी में स्टैब्लिश होगा स्टेशन में। मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन कॉरिडोर की बात कही है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कही गई है, एचपी पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कही है, टूरिज्म कैपिटल की बात कही है जो कांगड़ा को बनाना है। यहाँ पे जैसे जिक्र हो रहा था कि मंत्री नहीं बनाए, ये ठीक है, मुख्यमंत्री जी का और नेतृत्व का प्रेरोगेटिव है ना, नहीं कमी उसको पूरा करेंगे, वो नेतृत्व हमारा सारी बातों से जानकार है, धन्यवाद। लेकिन अगर मंत्री की वजह से ही सब कुछ ठीक होता, मंत्री की वजह से ही सब कुछ ठीक होता तो आज कांगड़ा के रिजल्ट कुछ और होते, कांगड़ा के रिजल्ट कुछ और होते। आज फिर हमारे बीच में केवल पठानिया जी भी नहीं होते और आज हमारे बीच में आपके निक्का जी भी नहीं होते, है ना। तो ये हाँ, बिलासपुर में जो मंत्री जी बनाए थे, वो अगर मंत्री जी का भी होता तो मैं भी ना होता यहाँ पे। माननीय दरबानी तो जी है, माननीय दरबानी जी, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। तो ये जो नो क्रॉस टॉकिंग, टूरिज्म कैपिटल की जो बात कही है, टूरिज्म कैपिटल की जो बात, आपस में ना बात करिए। टूरिज्म कैपिटल की जो बात यहाँ पे की है, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ इनोवेटिव आइडिया लेके यहाँ पे आए हैं और इससे जुड़ी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे काम जो हैं, ये टूरिज्म कैपिटल के जो विजन है इसको रियलाइज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। हम टूरिज्म में ऐसा नहीं है कि यहाँ जो गंद डाल के जो हमारे नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको खराब करके, वैसा टूरिज्म हमें नहीं चाहिए। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। टूरिस्ट विलेज की बात कही गई है, स्किल डेवलपमेंट की बात कही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत सारे इसमें एस्टेब्लिश करने की बात कही है, वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी की, जिसकी बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं। ये नई एस्पिरेशंस की तरफ को जो है फुलफिल करने के लिए एक जो है कदम जो है उठाए गए हैं। रोबोटिक सर्जरी की बात कही गई है,
इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाने की बात कही है और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य संस्थान हो जो सेंट्रली लोकेटेड हो और जहां पे हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कही गई है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की बात कही गई है। आईसीटी स्कीम लॉन्च करने की बात कही गई है और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि 17,000 से ज्यादा जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं उनको टैबलेट देंगे और जब उनके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगी तो बच्चे जो हैं उनको जब टीचर पढ़ाएगा तो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो वीडियो और ऑडियो और जो विजुअल्स देख के जो हैं वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये डाटा एनालिटिक्स की बात कही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात की है, हिम उन्नति, हिम गंगा जैसी योजनाएं जो हमारे किसानों से जुड़ी हैं उनको लॉन्च करने की बात कही गई है। और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये एक नया स्टेप है जो इसके लिए फिर अब हमें करोड़ों रुपए जो है वो इसके ऊपर खर्च नहीं करने पड़ेंगे जो पिछली सरकार के समय में हुए, जो इन्वेस्टमेंट मीट जो है की गई लेकिन उससे निकला कुछ नहीं। ग्रीन कवर मिशन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है उसकी शुरुआत करने की बात कही गई और इसमें टारगेट फिक्स किए गए हैं। साथ में जीएसटी रेवेन्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट लागू करने की बात कही गई है। सद्भावना योजना, मिल्क सेस लगाया गया है अभी ताकि बच्चे जो है दूध पिए, शराब छोड़ें। और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा मानव संग्रहालय जो बेनेटिक कैसल जो यहाँ पे मॉल पे है जी, ये म्यूचुअली लिंक्ड है। माननीय धर्मानी जी प्लीज हमारा यही क्रॉस टॉकिंग प्लीज। और इसमें दूध भी पिए साथ में, सिर्फ एक चीज ना पिए। और जो अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है, बहुत बड़ी बात है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो मैं समझता हूं सर ये बहुत अच्छे कदम जो है हमारी सरकार की तरफ से उनकी इंडिकेशन इस बजट में देखने को मिलती है। और ये जो हमारे इस बजट के अंदर जो ग्रीन स्टेट बनाने की बात कही गई है, ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। और पिछली सरकारों ने भी इसमें कुछ योगदान दिया है, लेकिन इस लेवल पे इस पे थ्रस्ट नहीं था जितना अब दिया गया है। यहाँ पे हमारे साथी कह रहे थे कि ये भारत सरकार के बजट की कॉपी की गई है, ऐसा नहीं है। भारत सरकार पहले तो यह कि भारत का ही हिस्सा हिमाचल भी है, हिमाचल भी भारत का हिस्सा है, 18वां स्टेट हिमाचल बना था और हिमाचल के लोग भी भारतवर्ष की इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं। पैसा भारत सरकार देती है तो पैसा हिमाचल के लोगों से भी जाता है, जीएसटी कलेक्शन में, इनकम टैक्स में, सब, और वहीं से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसा जनता का है। और दूसरा है कि जो पर्यावरण की दृष्टि से किसी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में कदम उठाया था तो 1980 में इंदिरा गांधी जी ने उठाया था, जब पर्यावरण विभाग अलग से बनाया गया था और उसको नए लेवल पे लेके गए थे आदरणीय राजीव गांधी जी, और उन्होंने एक अलग मंत्रालय इसके लिए बनाया था, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। तो 1985 से एक गंभीर प्रयास इस विजन को रियलाइज करने के लिए हुए। मोदी जी ने भी उसमें काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा मेरे से पूर्व विक्रमादित्य जी कह रहे थे, ये क्योटो प्रोटोकॉल की हमारी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है और हर कंट्री को वादे किया गया कि वो अपनी कार्बन एमिशन को कम करे। उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और ये जो नई पॉलिसीज, नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, इनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को जो है कार्बन न्यूट्रल स्टेट में या कार्बन पॉजिटिव स्टेट की तरफ हम लेके जा रहे हैं। उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी में थ्रस्ट दिया गया है और ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे, सौर ऊर्जा के माध्यम से कार्बन एमिशन कम करेंगे और ग्रीन स्टेट होगी तो नई ग्रीन जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होंगी। ग्रीन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में सोचा गया है और इसमें मैं समझता हूं कि हिमाचल के युवाओं को भी रोजगार के नए जो है अवसर पैदा होंगे। तो ये बड़ा इनोवेटिव जो एक इंटेंशन के साथ, गुड इंटेंशन के साथ एक इनोवेटिव जो आइडियाज जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे और हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। और जो यहाँ पे हमारे से पूर्व माननीय विपक्ष के सदस्यों ने, जैसा अनिल शर्मा जी कह रहे थे, अभी है नहीं, एडीबी प्रोजेक्ट का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि टूरिज्म के बारे में जिक्र हो रही थी।
तो उन्होंने कहा कि उसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसका रेफरेंस इसमें बिलासपुर का भी नहीं है। इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बिलासपुर जो है वो गेटवे है। आज अब मनाली की तरफ सबसे बड़ा टूरिस्ट जाता है और हमारा टूरिस्ट फ्लो जो अब इसमें केलोंग तक पहुंचा है, लेह लद्दाख के लिए ये जब 4 लेनिंग अब इस रोड की हो रही है, तो हमें एंजॉय द जर्नी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमारी जो जर्नी है उसको भी एंजॉयबल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कीरतपुर से लेकर मनाली तक जो है हमारा एक ड्राई जो एक स्ट्रेच रहे, उसमें कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज ना हो और हम सिर्फ सीधा ये एक्सपेक्ट करें कि सीधा वो जाके मनाली में ही लैंड करे, वहीं अपने उस डेस्टिनेशन को एंजॉय करे। तो डेस्टिनेशन के साथ साथ हमारी जो जर्नी है, जो उसका रोड लीड्स टू मेजर डेस्टिनेशन है, उसके ऊपर भी, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो इसमें रेफरेंस सिर्फ मंडी का नहीं है लेकिन बिलासपुर का भी नहीं है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाए और वहां पे भी चाहे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग की एक्टिविटीज हैं, चाहे वे साइड एम्यूनिटीज हैं, उसके लिए भी जो है प्रावधान एडीबी के प्रोजेक्ट के माध्यम से या हमारा रिलीजियस टूरिज्म है, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाए। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अंत में मैं इस जो बजट अनुमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया उनका मैं समर्थन करता हूं और धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया सर। माननीय सदस्य, अब प्रतिपक्ष से श्री राकेश जमवाल जी चर्चा में भाग लेंगे। मेरा आग्रह है आप सबसे, क्योंकि बहुत खुला टाइम दिया है, आधा घंटा, 20-20, 25-25, अब तो बहुत सारे इश्यूज जो है वो डिस्कस नहीं हुए हैं, काफी थॉरली डिस्कस हो गए, इसलिए नए पॉइंट्स निकालिए जिसमें जो है कुछ नई चीज पैदा हो। और इसी आग्रह के साथ, और लेट अस ट्राई टू कंक्लूड विद इन 10-15 मिनट्स प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर चर्चा के लिए मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज तीसरा दिन है, लगातार 3 दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष की ओर से भी और हमारी ओर से भी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी। हमारे सत्ता पक्ष के मित्र जिस प्रकार से बजट पर बोल रहे हैं और जिस प्रकार से प्रोजेक्शन दे रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन, जो काम सुखविंदर सुक्खू जी ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। वाईएस परमार जी से लेकर ठाकुर रामलाल जी से लेकर वीरभद्र सिंह जी से लेकर आदरणीय शांता कुमार जी से लेकर प्रोफेसर धूमल जी से लेकर आदरणीय जयराम ठाकुर जी तक अनेकों मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे, लेकिन किसी ने इतना कुछ नहीं किया जो सुखविंदर सुक्खू जी ने कर दिया। व्यवस्था परिवर्तन की बात बार बार यहां पर की जा रही है। कभी उनको नायक बनाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि जो काम सुखविंदर सुक्खू जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी में लोकसभा का एक बार चुनाव, एक घटना मैं यहां पर जरूर बताना चाहता हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा था, कांग्रेस के प्रत्याशी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो सदन में नहीं है, उन्होंने अपने समय में विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया, लेकिन जब चुनाव में पार्टी ने टिकट दे दिया तो वो जगह जगह घूमने लगे और घूमकर कहने लगे, बोले मैं धरती पुत्र हूं, मैं धरती पुत्र हूं। इस प्रकार से उन्होंने पूरे क्षेत्र में, पूरी मंडी जिला में अपने को कहा कि बोला मैं धरती पुत्र हूं। हमारे प्रत्याशी महेश्वर सिंह जी थे, जब उनको पता चला वो भी मंडी में आए, उन्होंने कहा कि अगर आप धरती पुत्र हैं तो मैं क्या पवन पुत्र हूं। इसी प्रकार से कि सुखविंदर सुक्खू जी ने ऐसा बजट में क्या कर दिया। मैं देख रहा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 जयराम ठाकुर जी ने जब बजट प्रस्तुत किया 21,365 करोड़ रुपए का, माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने बजट पेश किया 53,413 करोड़ रुपए का, और इसके साथ जयराम जी की सरकार में भी जो प्रावधान किए गए थे, 100 रुपए में से 71 रुपए जो है वो वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, ऋण अदायगी, स्वायत्त संस्थाओं की ग्रांट, इस पर 71 रुपए खर्च किए जा रहे थे और मात्र 29 रुपए उन दिनों भी पूंजीगत कार्यों के ऊपर खर्च किए जा रहे थे। और वर्तमान में सुक्खू जी की सरकार भी यही कर रही है।
ऐसा क्या नया सुखविंदर सुक्खू जी ने कर दिया? और बार बार यहां पर व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है। स्वाभाविक तौर पर व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, मंडी से मुख्यमंत्री थे, अनिल शर्मा जी मंत्री थे, ठाकुर महेंद्र सिंह जी मंत्री थे, कुल्लू से ठाकुर गोविंद सिंह जी मंत्री थे, और वर्तमान की सरकार सुखविंदर सुक्खू जी की बन गई। ना मंडी से कोई मंत्री, ना कुल्लू से कोई मंत्री। हमारे मित्र चंद्रशेखर जी यहां पर विधायक बने हैं, हमारे गौड़ जी यहां पर बैठे हैं मनाली से, और सुंदर जी को सीपीएस बना दिया गया। यह व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडी संसदीय क्षेत्र से मात्र एक मंत्री बनाया गया, इसको वो व्यवस्था परिवर्तन का नाम दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने सारी बातें बड़ी विस्तृत रूप से यहां पर रखी। बजट में मात्र योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की समय की जो योजना है, जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको धीरे धीरे ठंडे बस्ते में उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने यहां के कहा कि उनको बजट में उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी जयराम जी की सरकार की योजना चली है, उनको हम चलाना चाहते हैं। आदरणीय सतपाल सत्ती जी ने हिमकेयर का यहां पर उदाहरण दिया। जयराम जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उम्र 80 साल से 60 साल कर दी। लगभग 7.5 लाख लोगों को इस प्रदेश में उससे लाभ मिला। हिमकेयर योजना, जिस योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज एक व्यक्ति का फ्री में हो रहा था। इस योजना में पंजीकरण हर वर्ष करवाना पूरा वर्ष भर पंजीकरण हो रहा था और उसका रिन्यूअल 3 वर्ष में होता था। लेकिन अब उस योजना के माध्यम से पिछले 4-5 महीने से कहीं पर भी किसी का इलाज नहीं हो रहा है। जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां पर मना किया जा रहा है। उस योजना का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि ये योजना तो जारी है। उसके साथ गृहिणी सुविधा योजना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने गांव में बैठी हुई उन गरीब महिलाओं की, माताओं बहनों की चिंता की। हर घर तक गैस पहुंचाने का काम हिमाचल के इतिहास में किसी ने किया तो जयराम ठाकुर जी ने किया। माताएं बहनें घर में चूल्हा जलाते जलाते जिनकी आंखें खराब हो जाती थी, और आज हर उस माता बहन के पास अपनी गैस है। इस योजना का भी जिक्र नहीं किया गया कि आगे इस योजना को जारी रखेंगे या बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर कोई ऐसा वायदा नहीं किया था, लेकिन कोविड आया। कोविड के कारण आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते थे कि पीने के पानी के बिल नहीं दिए जा रहे थे। जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई और गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के बिल माफ कर दिए गए। उसके साथ विधायक प्राथमिकता में नाबार्ड पोषित जो हमारी योजनाएं थी, उनमें से विधायकों के लिए वो लिमिट 130 करोड़ से 150 करोड़ कर दी गई। और वर्तमान में बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधायकों के सुझाव आएंगे। सुझाव के लिए तो विधायक प्राथमिकता की बैठकें होगी। हमने वहां पर अपनी बात कह दी। सभी सामान्य विधायकों ने कहा कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इस लिमिट को बढ़ाया जाए। लेकिन कहा गया है कि अभी इस पर जो है अलग से आदेश जारी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयराम ठाकुर जी ने विधायक प्राथमिकता में रोवेज भी शामिल किया। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। विधायक क्षेत्र विकास निधि जो 2017 में जब जयराम ठाकुर जी ने सत्ता संभाली थी 1 करोड़ 10 लाख रुपया थी, उसको 2 करोड़ तक माननीय जयराम ठाकुर जी लेकर गए। इसके लिए हम जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन अभी विधायक निधि जिसकी हमारी अंतिम किस्त बजट में प्रावधान इस विधायक निधि का किया गया था, 3 किस्तें जयराम जी की सरकार में हमको मिल गई। चौथी किस्त जो हमको 50 लाख की मिलनी थी उसको रोक दिया गया और कहा गया कि वित्तीय संकट है। 6 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने के लिए, सीपीएस बनाने के लिए संकट नहीं। आपकी
एडवाइजर शिमला में, एडवाइजर चंडीगढ़ में, एडवाइजर दिल्ली में बनाने के लिए वित्तीय संकट नहीं। लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि, जो विधायक अपने क्षेत्र में छोटे छोटे विकास कार्यों के ऊपर खर्च करता है, वहां पर चाहे वो महिला मंडल भवन हो, चाहे वो युवक मंडल भवन हो, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, चाहे छोटी सड़कें हो, ये बात सत्य है कि वहां बैठे हुए विधायक बोल नहीं पा रहे। पीड़ा उनके मन में भी है विधायक महोदय कि जो अंतिम किस्त हमारी 50 लाख की रुकी पड़ी, बोला हमने उसको बंद नहीं किया, रोका है। 31 मार्च आने को हो गया और वो हमारा 50 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला। बहुत से विधायकों ने तो यहां के भी और वहां के भी अपने अपने क्षेत्र में घोषणाएं कर दी है। गए धन्यवाद करने के लिए गए विधायक बनकर, अनिल शर्मा जी यहां नहीं है, बोल रहे थे कि मैं तो अपने क्षेत्र में धन्यवाद करने नहीं गया, गांव में जाऊंगा तो कहीं पर लोग मेरे से सड़क के लिए पैसा मांगे, कहीं महिला मंडल मिलेगा वो पैसा मांगेंगे, हमको पता ही नहीं है कि हमको अंतिम किस्त मिलनी है नहीं मिलनी है। लेकिन मेरे विपक्ष के साथी भी यहां पर बैठे हैं, उन्होंने भी पूरी सूची बनाई है 50 लाख की, जो अनाउंसमेंट ही अपने अपने क्षेत्र में करके आए, लेकिन उसको भी रिलीज नहीं किया जा रहा। पक्ष के साथ। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐच्छिक निधि जो 2017 में जब जयराम ठाकुर जी ने सरकार संभाली, स्वाभाविक तौर पर चुने हुए प्रतिनिधि के पास गरीब लोग भी आते हैं, किसी को बीमारी के इलाज के लिए, कहीं पर गरीब के घर में चले जाते हैं तो शादी में, तो उनकी मदद करने के लिए जो ऐच्छिक निधि शुरू की गई थी 2017 में 5 लाख थी। जयराम ठाकुर जी ने उसको बढ़ाकर 2022 तक जो है 12 लाख की है, जिसके लिए हम जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मात्र मैं बजट बुक को देख रहा था कि मात्र योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। अटल आदर्श विद्यालय का नाम राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल कर दिया गया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसके माध्यम से प्रदेश के हजारों युवाओं को अपना कारोबार करने के लिए सरकार ने, जयराम जी के नेतृत्व में सरकार ने मदद की, जहां महिलाओं को 35% अनुदान दिया जाता था, SC ST और हैंडीकैप को 30% दिया जाता था। उस योजना का नाम बदलकर अब राजीव गांधी स्वरोजगार योजना रख दिया। मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना, जिसके माध्यम से हर विधायक को अपने क्षेत्र में 4-5 सड़कों के लिए 50 लाख रुपया मिलता था, उस योजना का भी अब नाम बदल दिया गया, मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो उनको आदरणीय मोदी जी से सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी अपने समय में कहते थे, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं और वो गांव में जाकर 15 रुपए पहुंचते हैं। दिल्ली और गांव के बीच में 85 रुपया जो है वो भ्रष्टाचार के रूप में समाप्त हो जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। दिल्ली से मोदी जी 2000 रुपए की किस्त भेजते हैं, 1 रुपया भी किसान के खाते में कम नहीं आता। ये व्यवस्था परिवर्तन है। आंदोलन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी चुनावों में जिस प्रकार से 10 गारंटियां देकर, जिस प्रकार से वायदे करके सत्ता में आई, आज लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि बजट आने वाला है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सबके भाषण, वो वीडियो, वो ऑडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहे हैं। भाई सुंदर जी यहां नहीं है, उनको तो सबसे ज्यादा महिलाएं ढूंढ रही हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनवरी महीने में 18 वर्ष की ऊपर की सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आ जाएगा। आदरणीय मुकेश जी बैठे हैं, इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, हर महिला के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। महिलाएं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनको लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली और हमको 1500 रुपया हमारे खाते में आना शुरू हो जाएगा। अभी बजट प्रस्तुत 17 तारीख को हुआ, उसके बाद मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में गया
और वहां पर जब मैंने 2 पंचायतों के कार्यक्रमों में गया, लगभग 80% वहां पर महिलाएं थी। महिलाओं में जब मैंने जिक्र किया, मैंने कहा बजट में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब 60 वर्ष की ऊपर की महिलाएं आपको 1500 रुपए मिलेगा। सारी महिलाएं खड़ी होगी, बोले इसमें क्या आसान कर दिया, वो तो जयराम ठाकुर जी हमको दे रहे थे पेंशन। हम कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे, सारी महिलाएं पूरे प्रदेश में पूछ रही हैं। अब कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि यह सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर जी की सरकार 4 वर्ष के लिए थी। 5 वर्ष के लिए जयराम जी की सरकार चुनी गई थी, लेकिन एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो संस्थान जनता की सेवा के लिए जयराम ठाकुर जी ने शुरू किए थे, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर, वहां की जनता की मांग पर, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में थे, चाहे वो कोई अन्य कार्यालय थे, उन सबको 900 से ज्यादा संस्थानों को बंद करने का, डीनोटिफाई करने का काम किसी ने किया तो वो सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये 1500 रुपए की बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। बजट बुक में स्पष्ट लिखा है कि जिनको जयराम जी की सरकार पेंशन दे रही थी, जिनको 1000 रुपया दे रही थी, शायद उसको 500 रुपया और बढ़ाएंगे। जिनको 1150 रुपया दे रहे थे, उनको 350 रुपया और बढ़ाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारी बहनें, युवा बहनें, उनको भी लग रहा था कि इन्होंने कहा 18 वर्ष की ऊपर की सभी युवतियों को, महिलाओं को हम 1500 रुपए देने की बात कही, लेकिन उसका अब कहीं पर जिक्र नहीं किया जा रहा। उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय कहा गया कि 5 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। अब कहा जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को बंद कर दिया, कहा वहां पर किसी ने भ्रष्टाचार किया। मैं पूछना चाहता हूं, किसी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया, किसी अधिकारी ने किया, उसको सजा होनी चाहिए। युवाओं से आंदोलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जनता की सुविधाओं को लेकर, जनता की मांगों को लेकर हमेशा काम करती रही है। अगर सरकार अगर हमारा सहयोग लेने के लिए तैयार है, हमारे नेता का सहयोग लेने के लिए तैयार है। जयराम ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हम केंद्र सरकार से, मोदी जी से पूरा सहयोग इस प्रदेश के लिए करवाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 2 मित्र आपस में इकट्ठे हुए और 2 मित्र जो हैं वो मक्की का मौसम था, मक्की लगी हुई थी और चोरी करना चाहते थे। दोनों मित्र मक्की के खेत में चले गए और एक मित्र के कंधे पर दूसरा मित्र, 2 मित्र थे, एक मित्र दूसरे मित्र के कंधे पर बैठ गया और मक्की के खेत में घुस गए। और जो कंधे पर बैठा हुआ था वो मक्की तोड़ रहा था और नीचे वाले ने बोरा पकड़ा था, उस बोरे में डाल रहे थे। दोनों ने काफी मक्की वहां पर चुरा ली और लोगों को पता लगा। लोगों ने पकड़कर उनको देवता के मंदिर में ले गए। बोला आपने चोरी की? बोले हमने चोरी नहीं की। बोले देवता के पास चलो, क्योंकि गांव में हम सब लोग देवी देवताओं को मानते हैं। देवता के पास ले गए और देवता के सामने पूछने लगे। जो कंधे पर जिसको उठाया हुआ था उसे पूछा, आप बताओ कि आप वहां पर मक्की की चोरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो उसने कहा, मैं देवता की कसम खाता हूं कि मैंने इनके खेत में अगर पांव भी रखा होगा। फिर पूछा दूसरे से कि आप बताओ भाई, आप भी साथ थे, आपने भी मक्की की चोरी की? बोला मैं देवता की कसम खाता हूं अगर मैंने मक्की से हाथ भी लगाया होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हाल इस कांग्रेस पार्टी का है, सरकार का है। और जिस प्रकार से ये चोरी भी कर रहे हैं और देवताओं के सामने कस्में भी झूठी खा रहे हैं, और ये जो बजट प्रस्तुत कांग्रेस पार्टी, हमारी कांग्रेस की सरकार, आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये मात्र लोगों को छलने का माया जाल है और इसमें कुछ नया नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महोदय, चंद लाइनों के साथ मैं अपने वक्तव्यों को समाप्त कर रहा हूं। आधा घंटा हो गया। एक शेर सुना दो। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आज हिमालय से कोई गंगा और निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम चाहते हैं ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। धन्यवाद।
इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य को चर्चा में भाग लेने हेतु आमंत्रित करूं, यहां कांग्रेस पार्टी शब्द आया है रिकॉर्ड पे। कांग्रेस सरकार कर दें उसको पार्टी की जगह। अब माननीय सदस्य श्री नंदलाल जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्य श्री I will again request to the honorable members. Stick to the timing, Already, they have exhausted a lot of points and time also. So be in time and with the limited points now. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 17 मार्च 2023 को इस माननीय सदन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, वी ऑल नो बजट जो है इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये सबको मालूम है। अब दिक्कत ये होती है कि रेवेन्यू साइड में, रिसीट साइड में वी हैव अ लिमिटेड स्कोप कि कहां से आएंगे, क्या होगा। एक्सपेंडिचर साइड में इफ यू सी दैट, उसमें देयर इज नो एंड। वी आर वेलफेयर स्टेट, किसी सर्कल में हमको कितना खर्च करना है, वेलफेयर स्टेट है, सब एजुकेशन देखना है, हेल्थ देखना, एसेंशियल सर्विसेज सब देखनी है, तो उसके लिए जो है बजट की अलॉटमेंट होनी है। हम ऐसी हालत में अभी इस बजट का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिसको पेश किया है, वी वर नॉट इन ए गुड शेप, और इसके बावजूद भी एक ऐसा बजट पेश किया गया जिसमें सभी सेक्शन को, सभी जितने भी सेक्शन है सोसाइटी में, सबको कुछ ना कुछ फायदा मिला है, और जो डेवलपमेंट है उसका काम नहीं रुका। ये सबसे बड़ी इस पर बजट की खासियत रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में टोटल रिसीट्स जो ड्यूरिंग द ईयर 51,865.58 करोड़, रिकवरी ऑफ लोन्स, ग्रॉस पब्लिक डेट्स, एडवांसेस, रेमिटेंस एक्सेट्रा, इससे आनी है। जो टोटल एक्सपेंडिचर है expected, it's 53.412.72 crores. This is out of loans and advances. और रेवेन्यू जो डेफिसिट बन रहा है 4,704.12 crores, फिस्कल डेफिसिट 9,900.14 crores. अगर टोटलिटी में देखा जाए अध्यक्ष महोदय, जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, शेयरिंग सेंट्रल टैक्सेस, अभी जैसे माननीय अध्यक्ष हमारे मित्र कह रहे थे कि हम दिल्ली से जाके वो करेंगे। आई वुड से मुझे ये कहना है कि हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मिलना है, वट एवर इज ड्यू टू अस, सेंट्रल स्टेट शेयर है या कोई और चीज है, वो क्योंकि खराब नहीं है। वी आर नॉट बैगिंग एनीथिंग, दैट्स आवर मॉरल राइट। आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टेक इट फर्मली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट आवर शेयर। जो हमारा शेयर है उसको लेने में हमको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू गेट इनका सपोर्ट लेंगे, हम इनका सपोर्ट है। यू एज द चीफ मिनिस्टर यू कैन ऑलवेज डू इट, देयर इज नो हैजर्ड, बिकॉज यू आर लेजिटिमेट राइट। तो इसलिए इस बात को भी हमको देखना है कि वहां से जो लेना है उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी को बहकाने की जरूरत नहीं है। इट इज आवर राइट, वो हमको लेना ही लेना चाहिए। अब इस बजट में अगर आप देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पहला बजट था, और ऐसी हालत की जब हमारा जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत खराब थी, फिर भी जो है उन्होंने कोशिश की है और अच्छा एक बजट पेश किया है, जिसमें मैं कहूंगा अभी देखिए ये जो थोड़ा से टाइम के अंदर कितना बड़ा काफी इम्प्रूव कोशिश की है उन्होंने। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। अभी देखिए आप, उन्होंने जो ये वाटर सेस की बात की है, इसमें दिस 40% इंक्रीज, मतलब करोड़ों रुपए का जो पैसा जो आ रहा है, इट्स नॉट अ जोक। व्हाई इट वाज नॉट राइट बाय द अर्लियर गवर्नमेंट। इसी तरह से आपके लीकर का जो टेंडर की बात है, उस टेंडर में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात हुई है कि इतना ज्यादा एनहांसमेंट जो हमारा जो जनरेशन हुई है उसमें रेवेन्यू में, ये बहुत बड़ी ये काबिल तारीफ काम हुआ है। रही बात लोन लेने की, हम मानते हैं कि लोन हर गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। जैसे आई सेड अर्लियर आल्सो, स्टेट लाइक हिमाचल with its bigger resources cannot do anything at its own. हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से डिपेंड करना पड़ता है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। उसमें जो है लोन लेना पड़ता है। जितना आपने लोन लिया, इट्स अ रिकॉर्ड, यू वुड बी नॉन इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हाँ, सोर्सेज जनरेट करने में कोई धंधा नहीं हुआ।
जो कुछ करने के लिए जो जरूरत थी वो कुछ नहीं हुआ, खर्चा बढ़ता गया, नो कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। तो इसलिए जो है इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज नॉट वेरी गुड, आई कैन से दैट इज द रीजन इतना डेट के अंदर हम आ गए। जी हाँ सर, वो भी उल्लंघन हुआ। उसके बाद देखिए 10,000 करोड़ रुपए का जो है एरियर सैलरीज और डीए का है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इट्स एन ऑब्लिगेटरी पेमेंट, यू हैव टू पे इट। वो भी पेंडिंग रखा हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का, तो वो भी इस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन अब तो जून 2022 के बाद जो हुआ वो भी आप जानते हैं इस तरह। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इट विल रिड्यूस फ्रॉम 9,377 crore in 2023 and rupees 3,257 crore in 25 to 26. The pace of development will not be allowed. उसमें लिखा है इस बजट बुक में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि पेस ऑफ डेवलपमेंट विल नॉट बी अलाउड टू अफेक्ट द डेवलपमेंट। हमारी जो डेवलपमेंट है बेशक बिगर रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में जिन्होंने काम करने की सोचा हुआ है, जो खर्चा होना है वो तो होना है, बट डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज है वो रुकेगी नहीं। सड़कें भी बनेगी, हेल्थ में भी खर्चा करना पड़ेगा, एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो भी एसेंशियल सर्विसेज है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वी आर थैंकफुल दैट ही हैज थॉट ऑफ दिस थिंग। अच्छा, अब आप देखेंगे, आप खुद जो है ये जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, बेघर लोग हैं, अनाथ लोग हैं, इनके लिए क्या सोच बनी। इमीडिएटली स्वेरिंग सेरेमनी के बाद ही मूव स्ट्रेट टू द अनाथ आश्रम। ये बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है सभापति महोदय, इट्स अ फील इन द हार्ट। आपका कंसर्न है उन लोगों से, आपका कंसर्न है जिनका कोई नहीं है, उनके लिए आपने 101 करोड़ रुपए का जो बजटरी जो प्रोविजन किया है, चाहे कैसे भी करना है। आराधर लाइक मिस्टर विक्रमादित्य हैज सेड कि हमको सबको ये देखना है कि उस फंड को और ज्यादा इम्प्रूव करके, ताकि डेस्टिट्यूट लोगों को, अनाथ बच्चों को जो है थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल करने के लिए जो भी हम कर पाए, वी शुड डू इट। अब जो हमारा इस बजट में जो मेंशन किया हुआ है, क्वालिटी सर्विस दैट्स इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, व्हेन आई कम टू द हेल्थ पार्ट, व्हेन आई कम टू द एजुकेशन पार्ट, उसमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल्स की हालत देख ली। नियम 67 में बड़ा भारी उसमें चर्चा आई कि हमारे स्कूल बंद हो गए, हमारे इंस्टीट्यूशन बंद हो गए। मेरा ये कहना है सभापति महोदय कि अच्छी बात है, एजुकेशन का बढ़ाने के लिए स्कूल होने चाहिए, बट जिस स्कूल में टीचर नहीं है, देयर इज ए स्कूल, आई हैव बीन टोल्ड 5 टीचर 2 बच्चे। सी द गवर्नमेंट इज नॉट अवेयर, डिपार्टमेंट को पता नहीं है, बात पता नहीं है डिपार्टमेंट को, कहीं ऐसा भी हो रहा है। दिस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस काइंड ऑफ यू नो हाउ वी आर मॉनिटरिंग द थिंग्स। तो इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी कैबिनेट के अंदर जो फैसला लिया है, उस फैसले का मतलब ये हुआ कि हमको देखना है कि जेन्युइनिटी कहाँ जो है जरूरत है, किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए। तो इस नियम 67 में बड़ा हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, एंड आई एम श्योर दैट ये जो बात है इसको ध्यान में रखते हुए जो अब डिनोटिफाई भी हुए उसमें भी अगर लगता है कि कोई रखने की जरूरत है तो ही विल डू दैट। अब सभापति महोदय, अगर आप देखेंगे कि हमारे जो हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी जो अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर जो बात सोची है उन्होंने, ये एक आज वर्ल्ड वाइड एक सोच बन गई है लोगों में। ये जो एटमॉस्फेयर को देखते हुए, आप इकोलॉजी को देखते हुए, आप एनवायरनमेंट को देखते हुए एक ग्रीन जो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें जो सोच बनाई है ये काबिल तारीफ है। सरकारें आज तक भी रही, इस पर कुछ न कुछ सोचने की जरूरत थी, लेकिन ये पहली बार इस तरह का सोच बनी कि इन्होंने जो है ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है, इनके लिए हम मुबारकबाद देना चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक ऐसा काम इन्होंने शुरू किया है जिसकी वजह से जो है हमारा जो अच्छा हो जाएगा पूरा इसका दुनिया के अंदर। और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी बात की है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भाई उठाने की जरूरत तो है ही, तो इसलिए ये सोच जो है काबिल तारीफ सोच है। और इसी तरह से इस बजट को जो आउटले है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इट इज ₹9,524 crores फॉर द स्टेट डेवलपमेंट फॉर 23-24
एंड एससी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2399 करोड़ है। इसमें मैं इसलिए कोट कर रहा हूं इसको, होता क्या है नॉर्मली दिस पर्टिकुलर अमाउंट 2399 करोड़ का जो है, दिस मनी इज यूटिलाइज समवेयर एल्स, दिस इज हैपेंड इन द पास्ट, आई एम टेलिंग यू। तो मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, दिस मनी इज यूटिलाइज फॉर दिस पीपल ओनली। और इसी तरह से आपका ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 8,557 करोड़ रुपए का बजट है, उसको भी जो है उसी तरह से जुडिशियली इसको इस्तेमाल किया जाए। हमें उम्मीद है कि इस तरह ही होगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आई एम श्योर विद दिस पेस, जिस तरह की जो हमारा जो सोच बनी है कि हम इसमें अपने कामयाब जरूर हो जाएंगे। सोलर एनर्जी उसमें भी कितने इंसेंटिव है, सब्सिडी का प्रोविजन है, नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम हाइड्रो पावर का जो इसका जो कमिश्नरिंग एंड उस पर जो काम करने के जो एक्सपेडाइट करने की जरूरत है, उसमें भी पूरा इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो जो हम इसी तरह हमारा जो ग्रीन एनर्जी स्टेट ये बन पाएगी। हर दो पंचायत एवरी डिस्ट्रिक्ट उसको ग्रीन पंचायत का पायलट बेसिस पर जो काम सोचा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी सोच है। इससे जो है प्रैक्टिकली दिस विल स्टार्ट नाउ। सब्सिडी 40% का है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विल बी परचेज बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की सभापति महोदय, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो काम होगा, ये मेरे ख्याल में एक अपने आप में एक अलग स्टेट रहेगी हिमाचल, कि जिसमें यो इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी। इससे जो है हमारा जो एनवायरनमेंट है ये और साफ रहेगा। और इसी तरह से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज का ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने की जो इसमें लिखा है कि ये जो है ग्रीन कॉरिडोर बन जाएंगे। और ई बसेस वो भी है इसमें। अब टूरिज्म की बात करेंगे अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ के नॉर्मली क्या होता है कि अच्छे होटल बना लेते हैं, उसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, फूड बिवरेज की समस्या रहती है। तो अब जो है इस वक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, उसमें देखिए अच्छा एक कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान दिया जाएगा। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी वी कैन नॉट मूव एनीवेयर। आज जो उन्होंने इस तरह का जो सोचा है कि यहाँ पर जो हमारा जो एयरपोर्ट है कांगड़ा का, इसकी जो रनवे है इसका बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सॉरी, हाँ, तो उसके लिए जो वो कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहूंगा कि इस तरह से शिमला का जो एयरपोर्ट है इसको भी बड़ा बोइंग के लिए लैंड करने के लिए इंतजाम किया जाए, ताकि शिमला में लोग आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से हेलीपोर्ट्स की बात की, जैसे माननीय सदस्य हमारे अनिल शर्मा जी ने कहा कि हेलीपोर्ट्स जो है ऐसे जगह जाए, जैसे चंडीगढ़ जाएंगे, ये तो फर्दर कनेक्टिविटी इज पॉसिबल। फर्दर कनेक्टिविटी के लिए चंडीगढ़ इज द ओनली प्लेस वी कैन गो। तो उस पर भी थोड़ा गौर किया जाए, ताकि जो हमारी जो कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी और ज्यादा अच्छी हो जाए। कांगड़ा को जैसे कहा कि टूरिज्म का कैपिटल बनाया जाएगा, जो भी व्हाट बेस्ट पॉसिबल कैन बी डन वो किया जाएगा। एक अगली बात में टूरिज्म में एक रोपवे ट्रॉली की बात करना चाहूंगा सभापति महोदय। 2016 का जो बजट हुआ था, चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह जी, तो उस बजट के अंदर देयर वाज अ प्रपोजल ऑफ रोपवे ट्रॉली एट शिमला, सराहन जगह है, सराहन में उसमें था, वो बजट मुख्य फिगर कर रहा था। अनफॉर्चुनेट सरकार बदल गई, अगले सरकार ने आते ही वो उसको जो रोपवे ट्रॉली का प्रोविजन रखा हुआ था बजट में, उसको साइड में हटा दिया जाए। तो मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उसको इस तरह का जब से आंदोलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता की सुविधाओं को लेकर, मांगों को लेकर से आंदोलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता की सुविधाओं को लेकर, जनता की मांगों को लेकर हमेशा काम करती रही है। अगर सरकार अगर हमारा सहयोग लेने के लिए तैयार है, नेता का सहयोग लेने के लिए आंदोलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता की सुविधाओं को लेकर, जनता की मांगों को लेकर हमेशा से आंदोलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता की सुविधाओं को लेकर, जनता की मांगों को लेकर हमेशा काम करती रही है। अगर सरकार अगर हमारा सहयोग लेने के लिए तैयार है, हमारे नेता का सहयोग लेने के लिए तैयार है। जयराम ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हम केंद्र सरकार से, मोदी जी से पूरा सहयोग इस प्रदेश के लिए करवाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। दो मित्र आपस में इकट्ठे हुए और दो मैं इससे भागा
मैं इससे भागा। ये जो 10 गारंटी